बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं मिला है। ठीक है, तो जिनको नहीं मिला है वो आज में कैसे भी लेकर के हम थर्सडे को जिस दिन हमारी क्लास स्टार्ट होगी उस दिन हम स्टार्टिंग के कुछ देर तक सिर्फ हम नाउन का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? दूसरी बात, जिसको असाइनमेंट मिल गया है कंजूसी नहीं करनी है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट लेकर के थर्सडे को जब मेरी क्लास होगी उस दिन आप असाइनमेंट लेकर के साथ में बैठेंगे। मैं यहां से एक एक करके सारी चीजें इन डिटेल मैं आपको समझा दूंगा। जैसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है सर ये वर्ड का मतलब क्या है, सर ये इडियम्स का मतलब क्या है, सर ये कौन सा असाइनमेंट है, क्या करना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा थर्सडे को मेरी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। फाइन, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रिंट आउट हो। इतनी बात मैंने क्लियर कर दी। जिसको नहीं मिला है सर से बात करके ले लेना। आज की क्लास में जैसे बच्चे ने कहा कि सर मैंने क्या कराया था, प्रोनाउन में क्या कराया था, केस करवाया था। प्रोनाउन का केस अगर मैंने करवा दिया है, 4 तरह के केसेस मैंने बताए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉसेसिव केस। क्या मैंने ये चारों केस करवा दिया है या सिर्फ 2 केसेस हुए हैं? कौन कौन सा केस करवा दिया है एक बार आप मुझे बता देंगे ताकि उसके आगे मैं क्लास कंटिन्यू करूं। कौन कौन सा केस मैंने करा दिया आप लोगों को? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस करा दिया। वेरी गुड। इसका मतलब कि अभी हमारा पॉसेसिव केस रहता है। सो विदाउट एनी डिले वी मस्ट स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चे जो नए आएंगे वो जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन केस में जैसे हमने आपको बताया था कि 4 तरह के केसेस होते हैं, उस 4 केसेस में से हमें सिर्फ 3 ही केसेस पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। वोकेटिव केस हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है और वोकेटिव केस सिर्फ और सिर्फ यू का होता है, बाकी किसी का भी वोकेटिव केस नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे पॉसेसिव केस। इसी के साथ कुछ जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक एक कंफ्यूजन सी बनी है बचपन से लेकर आज तक, वो प्रॉब्लम भी थोड़ी आपकी दूर हो जाएगी। पॉसेसिव केस ये बेसिकली क्या होते हैं आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि पॉसेसिव केस में आता है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ये मैंने बताया था, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको जब से मैं क्लास ले रहा हूं तब से एक बात हर बार बोलता हूं मैं कि गाइस इंग्लिश में कोई भी वर्ड सिंगल चीज के लिए नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं कि ये सिर्फ नाउन है, मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ ये प्रोनाउन है, वो अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है, अभी यही लिखा है, इससे आगे कुछ लिखा भी नहीं है, इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा है। तो वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे ये पॉसेसिव केस है, इसका दूसरा नाम पता है क्या है? इसे आप ये भी नाम दे सकते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन। आप ये भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और भी बताऊंगा। एक और भी चीज होती है पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव में होता है माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर। ये आपके पेपर में अक्सर पूछा गया है आज से पहले कि पॉसेसिव क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड होगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और ये सारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? हम कई बार कंफ्यूजन होती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। बच्चों याद रखना है हमेशा कि जब आप एक एडजेक्टिव यूज करते हो तो समझना इसको, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे रट्टा मारो आप इसे समझने की कोशिश करो। एक एडजेक्टिव जब भी हम यूज करते हैं, प्रोनाउन के बाद मैं आपको एडजेक्टिव ही पढ़ाऊंगा, बट यहां पर जितने की रिक्वायरमेंट है वो मैं बता रहा हूं। जब भी आप एक एडजेक्टिव यूज करेंगे गाइस, तो इसका एक मेन मोटिव होता है कि या तो वो किसी नाउन के बारे में कुछ बताएगा या तो वो किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। अभी हमें ये मानना है कि वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो जब आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो जिस नाउन के बारे में आपको बताना है वो नाउन यहां पर होगा। कहां पर होगा? इसके बाद होगा। जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हो गुड बॉय, तो देखना इस बॉय के बारे में क्या पता है हमें, अच्छा है,
हमने कहा कि सर ये एक एडजेक्टिव बन गया, बिल्कुल ठीक है। बॉय के बारे में क्या डिटेल्स है हमारे पास कि वो अच्छा है, गुड है, तो हमने कह दिया एडजेक्टिव। सिंपली अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं, तो जब ये एडजेक्टिव्स हैं, मैंने यहां पर लिखा माई, आर, योर, हिज, हर और देयर। जैसे कि आपको पता है ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। सर अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो सर इसे भी अपने बाद नाउन चाहिए, एब्सोल्युटली इसके बाद क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में क्या होता है, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, सपोज मैंने इसके बाद भी एक नाउन का यूज कर लिया, आप सारे बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसके बाद भी एक नाउन का यूज कर दिया, तो ये क्या बन जाना चाहिए? अगर इसके बाद भी नाउन आ गया तो ये बाय नेचर क्या बनना चाहिए, प्रोनाउन बनना चाहिए या एडजेक्टिव बनना चाहिए? क्या लग रहा है आप लोगों को? मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसके बाद एक नाउन का यूज कर दिया, सपोज, कैसे होगा, विल सी इट लेटर। तो अगर मैं इसके बाद एक नाउन का यूज करूं तो बाय नेचर ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन रहेगा या एडजेक्टिव बन जाएगा? सोच के देखो। रूपाली आंसर गलत है। अभी आपने सीखा कि एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आता है, बात समझ आ रही है? एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसके बाद नाउन यूज किया तो ये तो 100% एडजेक्टिव है। अगर मैं इसके बाद भी नाउन का यूज कर दूं तो बाय नेचर ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा। बट हमें पता है क्या है कि ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। तो सर क्या करें, कुछ नहीं करना है, आपको यहां से नाउन हटा देना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस कि माई और माइन में डिफरेंस ये है कि जब भी आप माई, आर, योर यूज करेंगे तो इसे मैंडेटरी है, एक नाउन चाहिए इसे अपने बाद। लेकिन जब आप ये यूज करेंगे तो इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं कि दिस इज माई और माइन बैग, तो आप सिंपली देखेंगे सर यहां पर एक नाउन है, यहां पर एक नाउन है। तो सर नाउन किसको चाहिए, एडजेक्टिव को चाहिए या प्रोनाउन को चाहिए? आप सारे बच्चे बताएंगे नाउन किसको चाहिए, एडजेक्टिव को चाहिए या प्रोनाउन को चाहिए? एडजेक्टिव को चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों में एडजेक्टिव कौन सा है? दोनों में एडजेक्टिव सर माई है, माई होगा, माइन नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये सेंटेंस ऐसे मैं लिख दूं कि दैट कार इज माई या माइन, अब सोचो जरा कि सर इसके बाद तो नाउन है ही नहीं, तो जब नाउन नहीं है तो क्या एडजेक्टिव जाएगा? कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तभी मैं यूज करूंगा जब आगे नाउन हो। तो सर आगे यहां तो नाउन है ही नहीं, तो क्या यूज करें हम, प्रोनाउन यूज करें। तो यहां पर अब माई नहीं आएगा, माइन आएगा। अगर मैं ये कहूं कि दीज आर योर्स प्रॉब्लम, इट्स राइट और रॉन्ग? दीज आर योर्स प्रॉब्लम्स, इट्स राइट और रॉन्ग? अब सोच के देखो, दीज आर योर्स प्रॉब्लम्स, इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? दीज आर योर्स प्रॉब्लम, तो हमें पता है कि सर आगे यहां पर क्या है, नाउन है, ठीक। जब आगे नाउन है तो सर इसका मतलब ये है कि सर यहां प्रोनाउन तो नहीं आएगा, यहां आना चाहिए क्या, एडजेक्टिव आना चाहिए। जबकि योर्स क्या होता है, योर्स क्या होता है, एक प्योर प्रोनाउन होता है। क्या करना चाहिए, योर्स की जगह पे योर कर देंगे हम, सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई बात समझ में? तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आर्स प्लूरल होता है, आर सिंगुलर होता है। कहता है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द ओनली कॉन्सेप्ट हियर इज व्हाट, कि इसे अपने बाद नाउन नहीं चाहिए, लेकिन इसे अपने बाद नाउन मैंडेटरी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो मैं अब सारे बच्चों से ये जानना चाहता हूं, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, मैंने यही पढ़ाया है, यही स्टार्ट किया है। क्या जितने भी बच्चे हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? वेरी गुड। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और जितने भी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट क्लास है, चाहे जो भी है, चाहे अभी ज्वाइन किया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
पैनिक में मत आया करो यार, पैनिक में मत आया करो। सर स्लाइड दिखा दो, सर ये पहली क्लास है, सर क्लास छूट गई है। क्यों पैनिक हो रहे हो? अभी 13 मिनट्स की क्लास गई है, बहुत क्लासेस बाकी है। 107 मिनट की क्लास अभी बाकी है। टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना, घबरा क्यों जाते हो? अब समझाने के बीच में छोड़ के कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ सकता, है ना? आराम आराम से समझो और खुद पे भरोसा रखो कि चलो ठीक है, मुझे ये दिख तो रहा है कि ये सर ने क्या लिखा है। जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, हटा दो सारी बातें। पहले इसको ध्यान से अपना दिमाग लगा करके देखो कि सर ने लिखा क्या है। सर ने ये लिखा है कि इसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसे क्या कहते हैं? सर ने लिखा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर ने ये कहा माई, आर, योर, इसके बाद नाउन चाहिए, हाँ जी चाहिए, लेकिन इनके बाद नाउन नहीं चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट बताया और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, यही कॉन्सेप्ट बताया। इन्हें अपने बाद नाउन चाहिए, एनी हाउ, इन्हें अपने बाद नाउन नहीं चाहिए। अब अगली स्लाइड पे मैंने एग्जांपल दे दिया, आगे नाउन आ गया, किसको नाउन देंगे हम? माई को या माइन को? नहीं, सर ने कहा था माई को नाउन चाहिए, तो यानी कि माई करेक्ट है। आगे तो नाउन है ही नहीं, किसको नाउन नहीं मिलता है? माइन को नहीं मिलता है, माइन करेक्ट हो गया। सर आगे यहां पर प्रॉब्लम्स है, नाउन है, किसको देंगे हम? भाई योर को देंगे, योर्स को नहीं मिलता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव को अपने बाद नाउन चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे लिखा गुड बॉय, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन हो गया, इस नाउन का डिटेल्स दे रहा है, सिंपल। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसे कहते हैं प्रोनाउन। ये बन गया हमारा एडजेक्टिव, ये बन गया प्रोनाउन। तो नाउन किसको चाहिए होता है? एडजेक्टिव को चाहिए, कभी भी नाउन प्रोनाउन को नहीं चाहिए। दिस इज द सिंपल डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कमेंट्स जरा सा पढ़ लूं। किसने क्या क्या लिखा है? गुंजन मैंने रिपीट कर दिया, पिंकी मैंने रिपीट कर दिया। योर्स के बाद क्या है सर? योर्स के बाद हिज है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, दोनों जगह देख सकते हो, ठीक है। सर असाइनमेंट के बारे में क्या बताया था आपने? असाइनमेंट मैंने कहा कि प्रिंट आउट लेकर के रखना, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सारे असाइनमेंट्स जो भी मैंने आप लोगों को भेजी है असाइनमेंट्स, वो सारे असाइनमेंट्स आप लेकर के पास में रखेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूं। ये है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे। यहां पर ये हमारा प्रोनाउन का केस कंप्लीट हो गया, खत्म। अब प्रोनाउन केस के आगे क्या पढ़ना है? बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं एक दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है जी। ध्यान से देखना, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मैं चाहूंगा बहुत सारे बच्चे लाइव हैं यार, सारे बच्चे आप लोग कमेंट्स किया करो, आई मीन की रिप्लाई किया करो। क्योंकि देखो हिम्मत मेरी भी नहीं है अभी खड़े होने की। मैं भी 8 दिन बेड से उठा हूं। 8 दिन के बाद मुझे अभी कोविड के सिम्टम्स हो गए थे, बहुत मुश्किल। मैं आज फर्स्ट क्लास पे रही है यहाँ पे, तो एक तो ऐसी ही एनर्जी नहीं है, और आप ऊपर से रिप्लाई भी नहीं करोगे तो वो और एनर्जी लेस, फिर 2 घंटे की क्लास बहुत भारी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो कोशिश करो आप लोग कि थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई करने की कोशिश करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूं। नहीं समझ आए मैं डेफिनेटली आप लोग को 100 बार समझाऊंगा, जितनी बार पूछोगे आप लोग। समझ रहे हो बात मेरी? तो कोशिश करो। मैं समझाने आया हूं, पढ़ाने ही आया हूं, पढ़ा करके जाऊंगा आप लोग को। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक डेफिनेशन में लिख दूं, ऑल द सेल्फ पैटर्न pronouns are called reflexive oblique emphatic pronoun। अब आप कहोगे आप दो क्यों लिख रहे हो? रिफ्लेक्सिव भी लिख रहे हो और एम्फेटिक भी लिख रहे हो। मैं बताऊंगा, आपके पेपर में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है। सर पॉसेसिव केस
पॉसेसिव केस एंड एडजेक्टिव दोनों है, मतलब सर हिज, हाँ दोनों है, वेरी गुड, बिल्कुल। अंजना, हाँ वेट लूज हुआ है, यही होता है बेड रेस्ट पे। फिर देखो यहाँ पर सारे बच्चे देखना है, मैंने क्या लिखा है, सेल्फ पैटर्न। सेल्फ पैटर्न के जितने सारे प्रोनाउंस होते हैं उसे आप रिफ्लेक्सिव का भी नाम देंगे, उसे एम्फेटिक का भी देंगे। पेपर में आपसे पूछा जाएगा पहचान करो कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन एम्फेटिक है, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना इसे। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखूं माई सेल्फ, ठीक है जी, मैं अगर लिखूं आर सेल्व्स, ठीक है, योर सेल्फ, अगर मैं कहीं लिखूं योर सेल्व्स, ठीक है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देमसेल्व्स और इट सेल्फ। स्लाइड के पीछे पागल मत हो जाना, सर स्लाइड दिखा दो, ये सब मत सोचना, ठीक है, दिखा दूंगा मैं आराम से। ये जितने भी आप देख रहे हो सब में क्या है, सेल्फ है, ठीक है, या फिर सेल्फ है, तो इन सबको आप क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बात जरा सा ये ध्यान देने वाली है कि आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, शायद अगर आपको याद हो, कि SELF और एक होता है SELVES। ये कब हम ऐड करते हैं, जब कोई चीज सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर में क्या होता है, सेल्फ, और प्लूरल में क्या आ जाता है, सेल्व्स। ये तो बहुत आसान है, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स। कोई बात नहीं है, शालिनी या जो भी नाम है आपका, बस इसको समझते जाओ, अभी क्लास ज्वाइन किया, टेंशन मत, इसको समझो। अभी सिंगुलर में सेल्फ आता है और प्लूरल में सेल्व्स आ जाता है। अगर नेचर देखें तो माई कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एक को रिप्रेजेंट करता है, तो जब एक को बताता है तो ये क्या आ गया, देखना सेल्फ। और आर कितने लोग होते हैं, एक से ज्यादा, हम लोग, ठीक है, तो क्या आ गया, सेल्व्स। योर सेल्फ में सेल्फ भी है और सेल्व्स भी है। आप कहोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि बच्चे यू का मतलब, मैंने काफी बार आपको बताया, यू की मीनिंग एक से ज्यादा होती है। यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। यू का मतलब तुम सब भी होता है और यू का मतलब सिंपली तुम भी होता है। यू का मतलब आप भी होता है और यू का मतलब आप सब भी होता है। इसका मतलब यह है कि यू एक व्यक्ति को भी बताता है और एक से ज्यादा व्यक्ति को। मान लो ऐसे हाइपोथेटिकली मान लो मैंने किसी का नाम ले लिया, सपोज वैशाली का नाम ले लिया, मैंने कहा कि वैशाली तुम अपना काम खुद करो, तो वैशाली तुम अपना, यानी कि वैशाली डू योर वर्क कितना है, एक है, एक को मैंने कहा योर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ वाला क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैशाली अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। लेकिन आप लोग इतने सारे लोग हो, अगर मैं आप सबसे कहूं आप सब लोग अपना काम खुद करो, तो मैंने कितने को रिप्रेजेंट किया, एक से ज्यादा को। तो मैं क्या कहूंगा, यू डू योर वर्क योर सेल्फ या योर सेल्व्स। क्या होना चाहिए वहां पर, यू डू योर वर्क योर सेल्व्स। मतलब ये कि जहां पर एक को बताना है योर सेल्फ, एक से ज्यादा को बताना है योर सेल्व्स। वेरी सिंपल। हिम, ही के लिए यूज होता है, एक होता है इसलिए सेल्फ आ गया। शी कितना होता है, हर, एक होता है इसलिए सेल्फ आ गया। फिर से देम, दे, वे लोग, वे सब, तो यहां पर क्या हो गया, एक से ज्यादा, तो हमने क्या यूज कर दिया, सेल्फ कर दिया। और इट भी कितना होता है, सिंगुलर होता है, हमने सेल्फ ऐड कर दिया। वेरी सिंपल। अब यहां से कुछ बारीकियां हम देखेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी, कहा जाता है ना स्पून फीडिंग, वो काम मैं कर रहा हूं। स्पून फीडिंग मतलब मुंह में खिलाने वक्त का काम कर रहा हूं। आई के साथ बच्चों क्या आता है, माई सेल्फ। वी के लिए क्या आएगा, आर सेल्व्स। यू के लिए क्या आता है, दो चीजें पॉसिबल है, अगर सिंगुलर बनाओगे तो योर सेल्फ, और अगर आपने प्लूरल बना दिया तो क्या आ जाएगा, योर सेल्व्स। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं ही की बात करूं तो क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। अगर मैं शी की बात करूं तो क्या आ जाएगा, हर सेल्फ। अगर मैं इट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। और अगर मैं दे की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये तो अंडरस्टूड सी बात है सर, ये आप हमें पता भी है कि आई के साथ माई सेल्फ और वी के साथ आर सेल्फ, यू के साथ जो भी आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसी बेसिक चीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, वी
वी आर डूइंग आर वर्क आर सेल्फ। पहला क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि आप बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वी आर डूइंग आर वर्क आर सेल्फ, इट्स राइट और रॉन्ग। सालो एक बार कैमरा आप अपना ये कर दो, ठीक है, ऑफ कर लो सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख रहे हो इतना इतना छोटा इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है पता है इसमें गलती क्या है? सर ये वर्ड ही नहीं होता, आर सेल्फ करके कोई वर्ड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहां पर आर सेल्फ की जगह पे क्या कर देंगे? आर सेल्फ कर देंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं चालो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आर सेल्फ हो गया। दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप मैंने आपको शायद यहाँ पे नहीं बताया, एक बार मैं स्लाइड में देख लूं, हाँ मैंने नहीं बताया है, बाय मिस्टेक मेरे से रह गया। मैं एक चीज और भी यहाँ पर ऐड कर दूं, एक होता है वन सेल्फ। तो भाई वन सेल्फ किसके लिए आता है? वन के लिए क्या आएगा? वन सेल्फ आएगा। इतना तो बेसिक पता है, वन के लिए वन सेल्फ आएगा। ये मैंने नहीं बताया, ये बाय मिस्टेक। स्लाइड की टेंशन प्लीज मत लो आप लोग, मैं स्लाइड जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मैं शुरू से स्लाइड दिखा दूंगा, बीच में बिल्कुल भी पैनिक मत हो, बस आपका फोकस होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसको समझने के लिए, ठीक है। स्लाइड देख करके क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन, वन should do one should do his duty himself। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कुछ और होगा और वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और दिया जाएगा। हमें पता है कि यहां का सब्जेक्ट क्या है? वन। तो वन के साथ हिज तो आता नहीं है, सबसे पहली बात। वन के साथ क्या आता है? वंस आता है। और वन के साथ हिमसेल्फ नहीं आता है, क्या आता है? वन सेल्फ आता है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सीधी सी बात है, वन के साथ वंस आता है और वन सेल्फ आता है, वन के साथ हिमसेल्फ नहीं आएगा। हिमसेल्फ किसके लिए आता है? ही के लिए आता है, ठीक है। इटसेल्फ किसके लिए आएगा? इट के लिए आएगा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब बहुत कॉमन एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है ध्यान रखना, मैं नोट लिख रहा हूं, थोड़ा हाईलाइट करके मैं लिख रहा हूं, नोट, ठीक है। और बीइंग अ टीचर मेरा एक फर्ज है, मैं आपके सामने ये जरूर कहूंगा कि बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मुझे कोई चीज ना आए इंग्लिश में, आप हो सकता है मेरे से बहुत सारे सवाल पूछो तो किसी एक सवाल का मेरे पास आंसर ना हो। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि मैं आपके सामने डायरेक्ट बोल दूं कि मुझे नहीं मालूम, इससे मुझे शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इंफीरियर फील करूंगा। लैंग्वेज है, कोई भी नहीं कह सकता है कि हाँ जी मुझे सब पता है, लैंग्वेज में ये कहना इम्पॉसिबल है। तो आप मेरे से सवाल पूछो, हो सकता है कि मुझे नहीं पता, मैं कह दूंगा कि बच्चों मुझे नहीं मालूम, मैं चेक करके बता दूंगा, बट मैं आपको गलत नहीं बता सकता। मेरी जिम्मेदारी है कि यार सीधी सी बात है, अगर मैं किसी का करियर बना नहीं सकता तो उसको बिगाड़ने का मेरे पास हक नहीं है, सीधी सी बात है। मैं अगर आपको सही नहीं बता सकता तो मैं आपको गलत क्यों बताऊं? मैं ये बात आपको कि क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जिसपे धड़ल्ले से ये बात पढ़ाई जा रही है और धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियसली आस्क्ड, और बच्चों ने वो किताबें पढ़ करके, वो YouTube चैनल्स देख करके वो आंसर किए हैं। बच्चे तो इनोसेंट है भाई, टीचर जो आकर के आप फेथ पे ही तो पढ़ रहे हो कि हाँ जी जो ये पढ़ा रहा है बंदा सही पढ़ा रहा है, हमें भरोसा है, आप पढ़ाओ, तो एक फेथ है, तो मैं आपको गलत क्यों पढ़ाऊं? नहीं आएगा बोल दूंगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज गलत पढ़ाई जा रही है और किताबों में भी गलत लिखा गया है, इसीलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं। आप भी अपने लाइफ में यूज जरूर आपने किया होगा, ध्यान रखना। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं बन सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मैं अगर अपने ही बारे में बात करूं तो मैं ये लिखूंगा, माई सेल्फ इज
सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया विकास श्रीवास्तव, ठीक है। तो देखना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया, माई सेल्फ। लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, लोग किताबों में पढ़ाते हैं कि यहाँ नाम बताने के लिए किताबों में क्या लिखा गया है, मैं आपको बीवेयर करा रहा हूं कि नाम बताने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसे किया जा सकता है। दिस इज अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है, कभी भी ये कहना गलत है। ग्रामेटिकली कह रहा है कि आप देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहता है गलत है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि माई सेल्फ is a doctor. It's absolutely a wrong sentence, क्योंकि यहां भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये गलत है। तो इज नहीं, आएगा ही नहीं, ये गलत है। माई सेल्फ आपने सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे बना दिया, आप इसके बदले क्या लिखोगे, इसके बदले क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे आई एम विकास, ये राइट तरीका होता है। आप इसकी जगह क्या लिखोगे, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ना कि माई सेल्फ इज अ डॉक्टर, माई सेल्फ इज सुनील, माई सेल्फ इज रोहित। ये कहना ब्लंडर है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठ करके इस तरह की बातें करते हो तो ये बहुत इनफॉर्मल और गलत माना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ के नहीं आओगे अपने इंटरव्यू में। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा है अगर ऐसा यूज करता है तो ध्यान रहे, किताबों में और चैनल पे ये पढ़ाया जा रहा है कि दो बातें बताई जाती है कि नाम और प्रोफेशन बताने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसे किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत है बच्चों। नाम बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं तो आज से ये आदत सुधारेंगे आप लोग। अगर आपको बोलना है, आप कभी यूपीएससी पीसीएस वगैरह का कभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखोगे, जो अच्छे बोलने वाले बच्चे होते हैं कभी भी नहीं बोलते। मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि कोई जाकर के बोलता है कि माय नेम इज आई एम हितेश, सॉरी माय सेल्फ इज हितेश, माय सेल्फ इज रोहित। कभी नहीं बोलेंगे। वो सिंपली ये कहते हैं माय नेम इज दिस वन, या फिर सर आई एम विकास, आई एम रोहित। आप भी ये चीज आप ध्यान रखना, यूज नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, गलत है। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट हिम एंड माई सेल्फ गो। फिर से यहां पर गलत हो गया। हमें पता है लेट एक वर्ब है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यहां हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके ये गलत हो गया। यहां पर क्या करना चाहिए, लेट हिम एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। लेट हिम एंड मी गो, न कि माई सेल्फ। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक तो गलत तरीके से दिया जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। दूसरा ये कि सब्जेक्ट कुछ और रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और देंगे। तीसरा वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में माई सेल्फ वगैरह का यूज करेंगे, नहीं होता है। इससे और आगे क्या क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, चाहे आते हैं, ध्यान दो। कुछ वर्ब मैं लिख रहा हूं, ये वर्ब आपको पता होने चाहिए। एक वर्ड होता है एंजॉय, एक होता है एक्सर्ट, एक होता है आपका एब्सेंट, ठीक है, एक होता है अवेल। होते बहुत सारे वर्ब हैं, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है। लेट हिम क्या है सर, लेट हिम क्या है मतलब, लेट एक वर्ब है, हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है। एक्सर्ट का मतलब होता है डालना, जैसे आप किसी चीज पर प्रेशर डालते हो ना, यू एक्सर्ट प्रेशर, फोर्स एक्सर्ट करते हो तो डालने का सेंस आता है। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित हो जाना, और अवेल का मतलब होता है कोई चीज उपलब्ध कराना। मान लो कि मैंने अपनी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा ली है, तो उसे हम कहते हैं अवेल। अब ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस कि ये सारी वर्ब है, और मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये मेन वर्ब है, तो इसकी पांचों फॉर्म पॉसिबल है। आप 5 फॉर्म बना सकते हो, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉयिंग, एंजॉयज, वेरी सिंपल। एब्सेंट के भी 5 फॉर्म, एब्सेंट, एब्सेंटेड, एब्सेंटेड, एब्सेंटिंग, एब्सेंट्स, इसके 5 फॉर्म पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद ये मैंडेटरी है कि आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, कभी भी कहीं भी देखो यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं ऐसे कहूं कि ही absented from
द क्लास, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि सर आपने एब्सेंट वर्ड यूज किया, इसी की तो फॉर्म है कोई भी फॉर्म है, तो इसके बाद क्या चाहिए? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्या करें? ही के अकॉर्डिंग कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं? हिमसेल्फ। मुझे यहां पर रखना होगा हिमसेल्फ, तब जाकर के ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अब जाकर के ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अगर आप ऐसे लिखते हो आई अवेल्ड of every opportunity in my life, ये सेंटेंस फिर से रॉन्ग हो गया। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आप कहीं पे मार्क कर लेना। खैर मैं इसे प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा कि बच्चों कभी भी जब आप अवेल वर्ड का यूज करेंगे तो ये फिक्स्ड है कि आपको इसके साथ ऑफ का यूज करना ही पड़ेगा, दूसरी कोई प्रेपोजिशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ये मैंने यहाँ अवेल्ड लिखा है तो यहाँ पे ऑफ आया है, ये मैंडेटरी है, लेकिन अभी भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अवेल के साथ क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा यूज करें? आई के साथ क्या आता है? माई सेल्फ। मुझे यहां पर लिखना होगा कि आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। मैंने वन सेल्फ क्यों आएगा कुसुम? यहां पर आई है तो आई के साथ माई सेल्फ आएगा ना अभी तो पढ़ाया तो ये क्या होता है कि आपको ये चार वर्ब्स याद रखनी है। पिछले 10-12 सालों में देखा गया है कि इस चार वर्ब के अलावा दूसरी वर्ब पेपर में नहीं पूछे गए। नॉट एग्जैक्टली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली योर एग्जामिनेशन। मैं आपने कभी नाम भी सुना होगा, एसएससी वगैरह का नाम सुना होगा, बैंकिंग का नाम सुना होगा, है ना, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का सुना। किसी भी पेपर में से चार से वर्ब नहीं पूछी गई है, इससे ज्यादा नहीं पूछी गई है, ठीक है, चार वर्ब से ज्यादा। तो ये मैंने आपको एक अगला पार्ट बताया कि ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, जाने अनजाने में मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंग्लिश, सारी इंग्लिश जो भी बोलते हो हर चीज गलत बोलते हो, नहीं। जाने अनजाने में आप कई बार कुछ इंग्लिश बिल्कुल सही बोलते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि सर हमने क्यों ये यूज कर लिया। आप याद करो, आपने कभी किसी को सिर्फ और सिर्फ ये कहा है एंजॉय, नहीं कहा होगा। आप हर बार क्या बोलते हो? किसी को भी अगर आप बोलते हो हर बार क्या बोलते हो? एंजॉय योरसेल्फ। क्यों बोलते हो? आपको नहीं पता आज के पहले। अब आपको समझ आ रहा है कि अच्छा एंजॉय है, मतलब एंजॉय को अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो सर हमने योरसेल्फ ही क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो एंजॉय है इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, छुपा हुआ होता है। आप सामने वाले को ही तो कहते हो कि जाओ एंजॉय करो, जो हमारे सामने नहीं उसको आप कभी ऐसे कह सकते हो कि जाओ एंजॉय करो? बड़ी सिंपल सी बात है और प्रैक्टिकल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हमेशा खुद के सामने वाले को कहेंगे कि हाँ एंजॉय करो, तो खुद के सामने वाला कौन होता है? यू। तो वो यू यहां पर छुपा हुआ है और यू के साथ क्या आता है? योरसेल्फ। इसलिए हम कहते हैं एंजॉय योरसेल्फ। हमेशा हम क्या बोलते हैं? एंजॉय योरसेल्फ। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि ये जितनी भी वर्ब्स है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी यहां पर हो गई खत्म, जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस थे खत्म। लेकिन अभी एक टॉपिक, एक जो पॉइंट में लिखा था एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको भी हम लगे हाथ देख लें ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं, देखो जी, एम्फेटिक प्रोनाउन आपके पेपर में आता है डिफरेंस निकालने को, कि आप इसमें डिफरेंशिएट करो कि कौन सा एम्फेटिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन भी। माई सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, आर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, योर सेल्फ हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, इट सेल्फ हो जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा। मतलब सारे सेल्फ पैटर्न के प्रोनाउन एम्फेटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। तो सर ये रिफ्लेक्सिव से कैसे अलग है? देखो इसका नाम समझो, इसका नाम क्या लिखा गया? एम्फेटिक। एम्फेटिक, EMPHATIC, ये अपने नाम में बहुत सारी चीजें कैरी कर रहा है। ये अपने नाम में क्या कैरी कर रहा है? एम्फसिस। और एम्फसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। तो कहते हैं कि सर किस चीज पे जोर दें? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किसी सेंटेंस में मान लो अगर आपको किसी नाउन पे जोर देना है या किसी प्रोनाउन पे जोर देना है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर या तो किसी नाउन पे जोर देना है या तो किसी प्रोनाउन पे, तो मैं लिखूंगा टू एम्फसाइज
a noun or pronoun we use an emphatic pronoun. ये बच्चों अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, कमेंट्स पढ़ूंगा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे दिख रहा है कि कमेंट्स आ रहे हैं बट मैं पढ़ नहीं रहा हूं जानबूझ के। टू एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक आप रिवाइज करना, नहीं करोगे तो आगे वो चीजें मिलेगी। अगर आपको अभी पहचानने में दिक्कत हो जाएगी सर कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है, तो फिर समझो कि सारा खेल खत्म। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज क्यों होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर देना है। जोर कैसे देंगे, इसकी बदौलत हम कहते हैं खुद। इसका सेंस क्या आता है, खुद। जैसे मैं कहूं, सोच के देखो कि मैं खुद खाना बनाता हूं, तो मैंने जोर किस पे दिया, मैंने खुद पर दिया, यानी कि आई, मैं खुद। अगर मैं कहूं कि सोनू खुद अपना काम करता है, हमने जोर किस पे दिया, सोनू पे दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम खुद अपने कपड़े धोते हो, तो किस पर जोर दिया, यू पर जोर दिया। कई बार हम इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं, जोर किस पर दिया, दिल्ली पे। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हो, जोर देना चाहते हो, उसके जस्ट बाद जो सेल्फ पैटर्न का प्रोनाउन दिखेगा उसे एम्फेटिक कहेंगे। एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे देखो यहां पर मैं कहूं आई माई सेल्फ टीच माई सन। अब आप ये ध्यान देंगे कि यहां पर माई सेल्फ किसके बाद आया, आई के बाद आया। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये किस पर जोर दे रहा है, आई पे। मैं खुद अपने बेटे को पढ़ाता हूं। अब आपसे पेपर में अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, बच्चों ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सबसे बड़ा लॉजिक पता है क्या होता है, ये हमेशा वर्ब के बाद आती है। ये जो आपने यहां पर यूज किया ध्यान से देखोगे तो एब्सेंट क्या है, एक वर्ब है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर देखो अवेल क्या है, सर ये एक वर्ब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंजॉय क्या है, एक वर्ब है, ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ पैटर्न का जो प्रोनाउन होता है, अगर वो वर्ब के बाद आ जाए तो रिफ्लेक्सिव, और अगर वो किसी प्रोनाउन के बाद आ जाए या किसी नाउन के बाद आ जाए तो वो एम्फेटिक। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। आई लिव इन दिल्ली इटसेल्फ। सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। आपसे पूछ लिया गया कि बताओ ये क्या है, आप तुरंत देखो ये किसके बाद आया, दिल्ली के बाद आया। सर दिल्ली एक नाउन है, ठीक है जी, नाउन के बाद आया सर, ये मतलब ये बन गया एम्फेटिक। अब इसकी मीनिंग क्या है कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं। मुझे कहना है कि मैंने रोड पर ही एक 10 रुपए का नोट पाया। किस पर जोर देना है, रोड। और रोड क्या है, नाउन है ना। तो रोड अगर नाउन है तो आप क्या करेंगे, एम्फेटिक। मैं क्या लिखूंगा, आई या ही फाउंड अ 10 रुपी नोट ऑन द रोड इटसेल्फ। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इटसेल्फ क्या है, आपने कहा कि सर ये किसी वर्ब के बाद नहीं है, ये रोड है। और रोड क्या होता है, एक नाउन होता है, यानी कि नाउन के बाद आया सर, ये बन गया एम्फेटिक। मुझे कहना है कि मोहित खुद अपने कपड़े धोता है, तो मुझे जोर किस पे देना है, मोहित पे। तो मोहित के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर एक सेल्फ पैटर्न का प्रोनाउन यूज करना है। तो मोहित, हमें पता है कि मोहित कौन है, एक लड़का है, एक मेल है। तो मेल को अगर आप एम्फसिस करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मोहित हिमसेल्फ washes his clothes। मोहित खुद अपने कपड़े धोता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताओ हिमसेल्फ क्या है, आपने देखा सर ये तो नाउन के बाद आया, सर मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये बहुत इजी डिफरेंस हो गया कि वर्ब के बाद आ जाए तो क्या बनेगा वहां पर, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आ जाए तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आपको एक एक करके मैं स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा रहा हूं और कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूं
वी आर डूइंग आवर वर्क ourselves। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब आप सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे, ये ourselves क्या है? We are doing our work ourselves। हम लोग अपने कपड़े खुद धोते हैं, जोर दे दिया, लेकिन किस पे? यहां पर क्वेश्चन है one should do one's duty oneself। यहां पर क्या है ये समझना, ध्यान देना। इसीलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर मैंने आपको ट्रिक बताई है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया? जोर देना, जोर देना। मैंने बार बार क्या कहा? जोर देना। सोच के देखो कि ourselves वी पर जोर दे रहा है या नहीं दे रहा है? वी आर डूइंग आवर वर्क ourselves। हम अपना काम खुद करते हैं। सर ये तो जोर दे रहा है, इसकी मीनिंग क्या है? हम लोग अपना काम खुद करते हैं, ये तो जोर दे रहा है, तो क्या बन गया? एम्फेटिक। सेंस है, सेंस के अकॉर्डिंग समझो, ऐसा नहीं कि रट्टा नहीं मारना है, सेंस के अकॉर्डिंग समझो, इसकी मीनिंग खुद निकाल के देखो। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। जोर देना है एम्फेटिक, जोर नहीं देना है रिफ्लेक्सिव। देखो यहां पर किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए, किसी को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। जोर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कौन सा प्रोनाउन बनेगा, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव? सारे बच्चे बताएंगे क्या बनेगा, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव? क्या बनेगा यहां पर, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव? किसी को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपको लैंग्वेज में सेंस निकालना पड़ेगा। बात समझ आई? अब यहां पर कोई बच्चा कहेगा सर यहां पर सेल्फ माई सेल्फ क्या है? ये तो गलत नहीं है, क्या बात करें हम इसकी? यहां पर क्या है? यहां तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और कोई एग्जांपल यहां पर ये वर्ब आ गई, तो इनके बाद तो 100% रिफ्लेक्सिव चाहिए। बाकी यहां पर जिस पर जोर देना है उसके बाद रखा खुद का या फिर एम्फेसिस का सेंस आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको बताई, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस। तो स्लाइड में एक एक करके अब आपको दिखा रहा हूं। अब एक बार फाइनल आप मुझे बताएंगे कि क्या कोई सवाल है आपके पास मेरे से पूछने के लिए? क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, इजी फील हुआ या डिफिकल्ट लगा? जो भी प्रॉब्लम है एक बार सारे बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव जो भी है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। वर्क है वहां पे, लेकिन वर्क का मतलब काम करना भी होता है और वर्क का मतलब काम भी होता है, लेकिन वहां पर सेंस जोर देने का है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हम अपना काम खुद करते हैं। जोर दे दिया, एम्फेसिस हो गया, हो जाएगा। वेरी सिंपल। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं, एक बार ये स्क्रीनशॉट लेने आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। हर बार ऐसा मतलब संजना ऐसा करना मतलब थंब रूल तो मैं नहीं कहूंगा, एक ट्रिक मैंने आपको बताई है कि ये एक ट्रिक हो सकती है, ठीक है, बट ये थंब रूल नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि जहां पर सेंस आ जाए जोर देने का, वहां पर हम समझ जाएंगे एम्फेटिक है, जहां पर जोर देने का सेंस ना आए वहां पर समझेंगे रिफ्लेक्सिव है। देखो मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूं। एक बात बताता हूं अभी आप लोगों को, शायद आप लोगों को मेरी परेशानी आपको समझ आएगी कि मेरी परेशानी क्या है बेसिकली। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये पहले आप लोग नोट कर लो। ये आपका टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का। मेरे ख्याल से यू आर जस्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें आपकी आ रही है, तो मैं इन सारी बातों का आपको एक जवाब दे रहा हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1 से 2 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो लास्ट स्लाइड ये है, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी, और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, मैं फिर से बता रहा हूं। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे मैं आपको बता रहा हूं इसके आगे क्या पढ़ना है। देखो आप याद करो, मैंने आपको बताया था ये है इंग्लिश,
ये इनफाइनाइट कहां तक इंग्लिश जाएगी नहीं मालूम, ठीक। मुझे नॉलेज है इतनी, मेरी नॉलेज बाउंड है, ठीक है, पूरी नहीं है नॉलेज। आपको पढ़ना है इतना, मैं पढ़ा रहा हूं इतना, ये पूरी इंग्लिश, मुझे इतनी नॉलेज है, आपको इतना पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं इतना, लेकिन आपके सवाल आ रहे हैं पता है कहां से, उड़ते हुए यहां से। अब आप सोचो मैं कैसे जवाब दूं आपको, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं कैसे जवाब दूं? मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे लास्ट क्वेश्चन किसका था, संजना का इसका जवाब बहुत अच्छा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर मैं तोड़ दूं, अगर मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊं, तो आपके पेपर से के मोटिव से मैं हट जाऊंगा, सीधी सी बात है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नाम है ना, ये बहुत सोच समझ करके रखा गया है। रिफ्लेक्ट करना, छोटी सी बात अगर समझ लो, समझ अगर आ जाए तो, कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, यहां पर एक एक्शन किया। एक्शन का मतलब आपको क्या पता है, सॉरी, एक्शन का मतलब क्या पता है, वर्ब। मैंने ये काम किया और किसी दूसरे ने, मान लो XYZ ने इस काम को रिसीव कर लिया। समझना, ये काम किसने किया, सब्जेक्ट ने, और रिसीव किया किसी और ने। समझते जाओ, सब्जेक्ट ने ये काम किया, इसको रिसीव कर लिया किसी और ने, तो काम को करने वाला बंदा अलग है और रिसीव करने वाला बंदा अलग है। सोच के देखो कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया और ये एक्शन वापस सब्जेक्ट ही रिसीव कर ले, पॉसिबल है कि नहीं? सब्जेक्ट ने कोई काम किया और वापस उसको रिसीव वही कर ले। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, रिसीव कोई और कर रहा है, XYZ। लेकिन एक केस कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वापस वही उसको रिसीव करे, तो देखना इसके एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तभी यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा जाता है। और इसका नाम भी इसीलिए पड़ा कि जो एक्शन सब्जेक्ट करता है, वापस उसी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। सोच के देखो, मैं एब्सेंट हुआ क्लास से, कॉमन सेंस, मैंने सब्जेक्ट कौन सा काम किया, एब्सेंट होने का। जब मैं एब्सेंट होऊंगा तो इसको रिसीव कौन करेगा, मैं अपने ही बदले तो एब्सेंट होऊंगा या किसी और के बदले हो जाऊंगा। सोच के देखना, मैं अगर एब्सेंट होता हूं तो मैं अपने ही बदले एब्सेंट होऊंगा या किसी और के बदले होऊंगा। सीधी सी बात है, अपने बदले होऊंगा। तो इसको वापस इसने रिफ्लेक्ट कर दिया कि वापस जाओ सब्जेक्ट पे, तूने किया है, तू ही से रिसीव करेगा। इसलिए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा जाता है। इंजॉय, इंजॉय के बाद क्यों आया, मैं इंजॉय करूं तो उसका आनंद कौन लेगा, मैं ही तो लूंगा। इसलिए इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज द रीजन। अब इतने डेप्थ में जाकर के मैं आपको क्यों पढ़ाऊं, जरूरत ही नहीं। तो जो संजना आपका क्वेश्चन है कि वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद अगर दिख जाए तो वो इंफेटिक नहीं हो सकता है। अगर आपको डाउट है तो आपको मैं एक और भी चीज यहां पर क्लियर कर दूं। ये जो आप देख रहे हो ना वर्क, दिस इज नॉट अ वर्ब, दिस इज अ नाउन। आपको सर कैसे मान ले, मैं ये इसीलिए कहता हूं दिमाग लगाओ, और अगर समझ आ जाए ना तो नोटिफाई करना, बताना मुझे कि हाँ जी सर समझ आ गया। ये नाउन है, आपको कैसे मान लूं, दो तरीका। ये क्या है, एडजेक्टिव है, अभी पढ़ाया ना, आर क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नाउन होता है ना। भाई एडजेक्टिव को क्या चाहिए अपने बाद, नाउन चाहिए, तो यानी कि ये नाउन हो गया, ये वर्ब रहा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, वी आर डूइंग व्हाट, हम क्या कर रहे हैं, वर्क, नाउन। यहां देखो, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये वंस ड्यूटी, ये भी एडजेक्टिव होता है, क्या बन गया ये, नाउन आ गया, इंफेटिक। सो सिंपल। दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में दिमाग लगाना पड़ेगा। इट्स ओके, चलिए आगे। संजना, क्लियर हुआ कि मैं क्यों इतना कम पढ़ा रहा हूं? क्लियर हुआ सबको? आगे चलते हैं भाई। अब हम एक और भी देखते हैं इसी में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को मैं VVI मार्क कर रहा हूं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं जी? देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही चीज आती है, या तो ईच अदर या फिर वन अनदर। यही दो चीज क्या मिलकर के बनाती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब ईच अदर और वन अनदर की हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है एक दूसरा, एक दूसरा या एक दूसरे। वन अनदर बच्चों इसकी भी मीनिंग होती है एक दूसरा। बिल्कुल ठीक है सर, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज, एक ही डिफरेंस है कि ईच अदर का यूज सिर्फ टू के लिए होता है और वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए होता है। दिस इज ओनली डिफरेंस। दो से ज्यादा वन अनदर, दो है तो ईच अदर। एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ द फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। गाइस यू हैव टू थिंक राइट और रॉन्ग, क्या करना चाहिए यहां पे? बोथ द फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर, राइट और रॉन्ग, क्या करना चाहिए? अगर गलत है तो सही करो, सारे बच्चे आंसर करें। अगर गलत है तो कैसे सही होगा? बिल्कुल सही, सबका सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं। बोथ का मतलब क्या होता है? दो। बोथ का मतलब दो, और दो के लिए कभी भी वन अनदर नहीं आता है, क्या आता है? ईच अदर आता है। बोथ के लिए क्या आता है? दो, और दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये कहा जाए ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प, क्या होना चाहिए? ईच अदर या वन अनदर? तो हमें पता है कि ऑल का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? दो से ज्यादा लोग हैं, क्या करेंगे हम? वन अनदर। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। सारे विद्यार्थी एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। कितना आसान है। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देखो हिज नीज नॉक वन अनदर। ये क्वेश्चन पेपर का पूछा गया है। हिज नीज नॉक वन अनदर, क्या ये राइट है? अगर राइट है से यस, अगर रॉन्ग है तो क्या करें हम? कैसे सेंटेंस करेक्ट करेंगे हम? क्या होना चाहिए? सोच के देखो, सोच के देखो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या होना चाहिए यहां पर? हमें पता है कि यहां पर नीज कितनी होती है? दो ही तो होती है। दो के लिए क्या आता है? ईच अदर। वन अदर हटाओ और यहां पर कर दो ईच अदर। दैट्स करेक्ट, सिंपल, खत्म हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब चीजें हमें समझ आ रही होती है तो सब कुछ इजी फील होता है। मुश्किल वही लगता है जहां पर हमें समझ आना बंद हो जाए। ठीक है, चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले ली होगी। हम चलते हैं आगे पार्ट पे, आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, अगर मैं आपको एक टास्क दूं, आप टास्क कंप्लीट करेंगे। एक टास्क मेरा ये है, दरअसल YouTube पे आप नर्सिंग एक्सपर्ट करके चैनल है, वहां पर जाना है YouTube पे, और YouTube पे आप जा करके देखना, मैं चेक करके बता दूं। YouTube पे प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने क्लास किसने ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो मैं सबको कहूंगा मैंने ही पढ़ाया है। वहां पर मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है आपको पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ाया है? पर्सनल प्रोनाउन। ये जरूर आप पढ़ना, और पढ़ करके इसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ये टॉपिक फिर मैं आपको दोबारा यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं मैंने ही पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ो, देखो, नहीं समझ आए मैं हूं यहां पे, जितने भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना लेना। ये टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन का क्यों दोबारा मैं पढ़ाऊं? मान लो कि अगर नहीं समझ आए तब मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने ही पढ़ाया है, इजी शब्दों में पढ़ाया है, नहीं समझ आएगा मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज जाकर के इसे कवर कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको समझ आ जाएगा, इजी है काफी। तो
एक मिनट रुको बच्चों। ये फैन कहाँ से ऑन होगा? बहुत सफोकेशन हो रही है। आप इसको ओपन कर दो। इसको ओपन कर दो ना। ठीक है जी, देखो उस पे यू को सेकंड पर्सन में माना गया है और सेकंड पर्सन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दिस इज द रीजन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना कि हाँ सर वॉइस में प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। Either, neither, each, ये सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। बेटर, अभी आवाज थोड़ी बेटर आ रही है? अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। ये बच्चे बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, थोड़ी ब्राइटनेस आप कम कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये वैसे पढ़ाने के लिए आप देखो तो मैंने ये भी पढ़ाया है YouTube पे। क्या कहते हो मैं दोबारा ये पढ़ाऊं या YouTube से कर लोगे? मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि YouTube पर मैंने ही पढ़ाया है। अगर आप देखोगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको समझ आएगा। आप क्या कहते हो? क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है। आप सारे बच्चे बताएंगे कि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो वहां से तो मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि पढ़ के कर लो, नोट्स बना लो, ना समझ आए तो मैं यहां पर अवेलेबल हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कर लेंगे सारे बच्चे? चलो बहुत अच्छी बात। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में छोड़ देता हूं। जो बचा हुआ है प्रेरणा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप लोग पहले एक बार देख लो और फाइनल मुझे बता देना कि सर ये नहीं समझ आया था, चाहे ये छूट गया था, ये रह गया था, मैं बताऊंगा। मैं पढ़ाने ही आ रहा हूं, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो हम चलते हैं दूसरा, हम कोई प्रोनाउन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप कर लेंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो जी, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। दो पेज छोड़ दो, बहुत है 2-3 पेज। और मैं तो कहूंगा पेज मत छोड़ा करो, बच्चे छोड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, जहां से जो भी लिख लो वहीं समझ आ जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपको मैंने पिछले कुछ टाइम से 1 महीने से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो किसी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी इंग्लिश, किसी को थोड़ी कम समझ आई होगी, किसी को मुश्किल लग रही होगी, किसी को इंग्लिश थोड़ी आसान लग रही होगी। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो बस पढ़ाया है। आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो बस आपने पढ़ लिया है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब लगेगा दिमाग यहां से, जो मैं कह रहा था ना कि हाँ ये इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी है प्रोनाउन, वो रीढ़ की हड्डी शुरू होती है यहां से, इंडेफिनिट प्रोनाउन से। और मैंने कहा था ना कि दिमाग की नसें हिला देगा, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं। देखो, अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ समझ रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेट करके, स्लाइड के चक्कर में नहीं, है ना, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं अगर रहोगे, तो मैं कह रहा हूं कि दिमाग की नसें भी नहीं सूजेंगी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जहां कुछ और दिमाग में आया सब खराब, सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। नहीं हेडिंग वेडिंग भी मत डालो, आराम से कर लेना। तो रेडी है सारे बच्चे? मैं एक एक करके यहां पर शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत इजी फील होगा अगर आप कंसंट्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे सब कुछ बेकार हो जाएगा।
सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर सम। सम का यूज आज तक आपने बहुत पढ़ा है कि हाँ सम क्या होता है, कि हाँ कुछ, इससे ज्यादा आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ जी सम क्या होता है, कुछ, इससे ज्यादा नहीं मालूम होगा। लेकिन हम इसके बाद आगे बात करेंगे। कोई भी वर्ड जब आप इंग्लिश में यूज करो तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जब तक मुझे ये नहीं मालूम होगा कि सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तब तक मैं सम का यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सम होता है, मैं जाहिर सी बात है इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं तो प्रोनाउन तो होगा ही, है ना। तो एक तो सर ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा क्या होता है सर, ये एक एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, एक ही बार समझा के छोड़ दूंगा, और एक बार जब समझाऊंगा आप 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा। लेकिन हर टॉपिक में मैं सेम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ये कॉन्सेप्ट प्यार से सीखो, मैं प्यार से समझाऊंगा कि जो सम होता है सर, ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। कॉन्सेप्ट में आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर सम एडजेक्टिव कैसे होगा, कैसे पता करेंगे कि सम एडजेक्टिव है। तो इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एज एन एडजेक्टिव। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी किताब को उठा के पलट लेना, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये एडजेक्टिव तभी होगा गाइस, इसके एडजेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है कि जब आप सम के बाद एक नाउन का यूज कर लो। मैं अभी थोड़ी देर पहले से भी बोल रहा था कि अगर एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए। अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो 100% उसके बाद नाउन आएगा। तो सर अगर सम एक एडजेक्टिव बनेगा तो कब बनेगा, जब इसके बाद नाउन आ जाए। एक एक स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि सर ठीक है यहां पर सम एडजेक्टिव है, नाउन आएगा तब। लेकिन सर हमें पता है कि नाउन 3 टाइप्स के होते हैं। नहीं सर, नाउन तो 5 टाइप्स के होते हैं, मैं वो टाइप की बात नहीं कर रहा हूं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं, या तो वो नाउन सिंगुलर हो, एक हो, या तो वो नाउन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, या तो वो नाउन अनकाउंटेबल हो, मतलब गिनना पॉसिबल ना हो। ये तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा सम, सॉरी नाउन सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर नंबर, नाउन प्लूरल नंबर हो सकता है, हां जी, और क्या हो सकता है, नाउन अनकाउंटेबल नंबर हो सकता है। ठीक है सर, अब ये बताओ कि अब इनमें से कौन सा नाउन आएगा इसके बाद कौन सा नाउन आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे, तब मैं आपको कहूंगा। अब मैं सम की आपको मीनिंग बता रहा हूं। सम की पहली मीनिंग मैं हिंदी में लिख रहा हूं। सम की पहली मीनिंग होती है कि संख्या में कुछ। संख्या में कुछ का मतलब क्या है, सोच के देखो। संख्या का मतलब जैसे गिनना पॉसिबल हो, 1 2 3 4 5, और संख्या में अगर एक है तो उसे मैं तो कुछ का सेंस नहीं दूंगा। संख्या में कुछ का सेंस कब आएगा, जब वो एक से ज्यादा हो जाए, 2 3 4 5। इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि संख्या में कुछ का मतलब क्या है, कि जब मैं संख्या की बात कर रहा हूं मतलब गिनना पॉसिबल है, ठीक है, और कुछ की बात कर रहा हूं यानी कि वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो इस सेंस में सम सिंगुलर बना या प्लूरल बना, सर नो डाउट यहां तो प्लूरल बना, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं पीएल। पीएल बोले तो प्लूरल। तो अब सम कौन से नाउन को सपोर्ट कर गया यहां पर, सर प्लूरल नाउन को सपोर्ट कर गया। फाइन, अब जब इसने प्लूरल नाउन को सपोर्ट कर दिया तो देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर आप खुद से बना रहे हो। पहला स्ट्रक्चर आपने क्या फॉर्म किया, सम, और उसके बाद क्या आ गया, PLN, मतलब प्लूरल नाउन। बात समझ आ रही है, सम के बाद प्लूरल नाउन सपोर्ट कर गया। तो जब सम के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो सर वर्ब कैसी आएगी, जाहिर सी बात है कि अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तब हमने यहां पर क्या कर दिया, प्लूरल वर्ब। ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता है कि बच्चे रट्टा मार लेना। मैं आपको रट्टा नहीं बना रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कहां से कैसे आया। सम एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, नाउन 3 टाइप्स के हो गए, सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल। तो सर हम कौन सा जाएंगे, तो फिर सम की मीनिंग हमने चेक की। तो सम की मीनिंग होती है संख्या में कुछ। संख्या में कुछ का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल को डिनोट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, प्लूरल को यहां पर टिक कर दिया। तो सम के बाद मैंने प्लूरल नाउन रख दिया। जब नाउन प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है सर, समझ आ गया। दूसरी मीनिंग,
सम की और भी कोई मीनिंग होती है? हाँ जी होती है। सम की एक मीनिंग और भी होती है, वो ये है कि मात्रा में कुछ। भाई मात्रा का मतलब आपको पता है, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी या मात्रा को हम गिन नहीं सकते। जैसे शुगर, शुगर क्वांटिटी में हम खरीदते हैं, किलोग्राम से खरीदते हैं। ऑयल, क्या हम ऑयल को, शुगर को, मिट्टी को गिन सकते हैं? नहीं। ये सब क्या है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। तो मात्रा का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मतलब इसने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? अनकाउंटेबल। मतलब कि सम ने और किसको सपोर्ट कर दिया? अनकाउंटेबल नाउन को सपोर्ट कर दिया। तो सर अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या तैयार हो जाएगा? तो दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या तैयार कर लिया बच्चों, कि सम के साथ आपने अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया, और आपको याद होगा कि सिंगुलर वर्ब दो लोगों के साथ जाती है, या तो सिंगुलर नाउन या तो अनकाउंटेबल। वाटर इज बोलते हो ना, मिल्क इज बोलते हो, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब। सर सम की और भी कोई मीनिंग होती है? कहते हैं कि हाँ होती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यही दो मीनिंग हम अभी के लिए याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या चेक किया कि सर ठीक है कि सम के साथ हमने प्लुरल रखा, अनकाउंटेबल रखा, सिंगुलर का सेंस नहीं आता है, हटा दिया हमने। इसका मतलब यह है कि अगर आप सम को एडजेक्टिव बनाते हो तो जो भी नाउन आगे होगा वो दो ही तरह के नाउन हो सकते हैं, या तो प्लुरल या तो अनकाउंटेबल। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, सम बॉयज आर शाउटिंग। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे आंसर करेंगे विद कॉन्फिडेंस। यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। व्हाट डू यू थिंक? एवरीवन हैज टू आंसर। सारे बच्चे प्लीज आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो, इट मींस व्हाट? यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। जैसे चारू ने कहा प्रोनाउन, संजना ने कहा प्रोनाउन, इसका मतलब आप लोग क्लास में नहीं हो, आप लोगों को समझ नहीं आया है। करिश्मा ने भी कहा इंडेफिनिट प्रोनाउन, गलत है आंसर। कैसे कह दिया प्रोनाउन? अभी तो सामने इतने दम लगा करके पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, इतने कोशिश करके मैं पढ़ा रहा हूं कि हाँ इतना सिंपल करके समझा रहा हूं। डर गए क्या पहले? डर गए पहले आप सारे बच्चे? अरे भाई एक बात बताओ सारे बच्चे, सोचो कि सम के बाद यहां पर क्या है? बॉयज है, और बॉयज कैसा है? प्लुरल नाउन है। सम के बाद नाउन आ गया ना, तो जब सम के बाद नाउन आ जाए तो सम क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। जिसका भी आंसर आया था प्रोनाउन, समझ आया नहीं आया कि ये एडजेक्टिव कैसे बना? ये एडजेक्टिव कैसे बना? क्योंकि सर सम के बाद आपने नाउन का यूज कर लिया। वेरी सिंपल। तो जब नाउन आए तो कैसा होना चाहिए? या तो प्लुरल या तो अनकाउंटेबल। हमने देखा बॉयज प्लुरल है, ठीक है। अनकाउंट ये वर्ब कैसे चाहिए? प्लुरल। आर है सर, ठीक है, सेंटेंस तो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मीनिंग क्या है? कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है कि संख्या पे कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मीनिंग। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, सम वाटर इज इम्प्योर। सम वाटर इज इम्प्योर। सम क्या है? फिर से हमने दिमाग लगाया कि सर सम के बाद तो यहां पर नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, तो नाउन ही ना। तो जब सम के बाद नाउन आ गया, ओके फाइन, मतलब ये बन गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर नाउन है। अब चेक करना है कि यहां पर नाउन अनकाउंटेबल है या प्लुरल है। सर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कैसे जाती है? सिंगुलर। सर सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, कहां पंगा है? बहुत क्लियर हो गया। बात समझ आ रही है? तो हमें ये नेचर जानना होगा कि सम कब एडजेक्टिव बन रहा है, और उस हिसाब से हमने तार यहां से निकले हैं। आप पूरा कॉन्सेप्ट यहां से सिर्फ खोल सकते हो कि आपको स्टेप वाइज चलना है। सम एडजेक्टिव कब बनेगा? नाउन आएगा। अगला स्टेप नाउन आएगा। अच्छा कैसा नाउन? तो तीन तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर, प्लुरल, अनकाउंटेबल। सर हमें कैसा पता चलेगा? तो सम की मीनिंग जान लो। अच्छा सर सम की मीनिंग एक है संख्या में कुछ, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब प्लुरल को सपोर्ट कर गया। सर दूसरी मीनिंग मात्रा में कुछ, अच्छा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब अनकाउंटेबल को सपोर्ट कर गया, अनकाउंटेबल। भाई जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर बना लिया हमने कि सम के बाद अगर प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी प्लुरल, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। अब सम के साथ सिंगुलर नाउन नहीं आता है, नहीं आता है, खत्म कहानी। इतनी बात समझ आई? स्लाइड की टेंशन नहीं लेनी है। आगे एक बात समझते हैं और भी।
एक बात हम और भी क्लियर करते हैं, देखते हैं। कहता है कि ये प्रोनाउन कब बनेगा एज अ प्रोनाउन। तो कहते हैं कि ये प्रोनाउन तभी बनेगा गाइस जब सम के बाद दो स्ट्रक्चर आ जाए। दो स्ट्रक्चर्स अगर हो तो सम क्या बन जाता है? प्रोनाउन बन जाता है। पहला स्ट्रक्चर, या तो सम के बाद एक वर्ब आ जाए, या फिर सम के बाद ऑफ और फिर क्या आ जाए? नाउन। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। हाथों हाथ पूछो कैसे? जैसे ही नाउन आएगा आपको कहोगे सर तीन तरह के नाउन होते हैं, कौन कौन से? सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल। आप तुरंत कहोगे सर सम सिंगुलर को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ नहीं करता है। किसको सपोर्ट करता है? प्लूरल को, अनकाउंट। आपको सर वो तो एडजेक्टिव में करता है। भाई एडजेक्टिव में करे चाहे प्रोनाउन में करे, मीनिंग तो उसकी दोनों जगह सेम होती है। मैंने कहीं लिखा है यहाँ पर कि ये एडजेक्टिव में मीनिंग है? नहीं, मैंने तो सिंपली सम के लिए लिखा है। सम की मीनिंग जो होती है वो एडजेक्टिव में भी वही है, प्रोनाउन में भी वही है, स्ट्रक्चर बस अलग अलग होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि सम जो है वो प्रोनाउन तभी बनेगा जब दो पॉसिबिलिटीज हो। एक कि सम के बाद वर्ब आ जाए, या फिर सम ऑफ के बाद नाउन आ जाए। तो जैसे ही नाउन आया तीन हमने अलग अलग कर लिया, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल। तो हमने चेक किया कि सर सम तो सिंगुलर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, किसको करता है? प्लूरल या अनकाउंटेबल को। तो कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है प्लूरल और अनकाउंटेबल ही आएगा, ठीक है। और यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर है कि सर अगर सम ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज किया तो बच्चों वर्ब कैसी आएगी? एक बार लिख के भेजो, सुस्त मत पढ़ो आप लोग। अगर सम ऑफ के बाद हमने प्लूरल नाउन यूज कर दिया तो वर्ब कैसी आएगी? एक बार सारे बच्चे लिख के भेजेंगे, प्लूरल। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर अगर सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर दिया तो वर्ब कैसी आएगी? भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। सो वेरी सिंपल, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो यहां की कहानी तो खत्म हो गई। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। स्ट्रक्चर लिख दूं मैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अगर सम ऑफ के बाद अगर हमारे पास यहां पर प्लूरल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। अगर सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। एब्सोल्युटली करेक्ट। ज्योति वर्ब ही हम देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी वर्ब हो, सिंगुलर और प्लूरल देख लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, दैट्स इट। हेल्पिंग वर्ब ही तो सिंगुलर प्लूरल होती है, मोडाल्स तो सिंगुलर प्लूरल होते नहीं है ना। मेन वर्ब अगर है तो सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अब यहां की कहानी बच जाती है। यहां की कहानी पता है क्या बचती है? देखो फिर से आप इसके तार खोलो, पूरे कॉन्सेप्ट खोलो। कैसे कॉन्सेप्ट खोलोगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ठीक है। सर सम के बाद वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन, सम ऑफ के बाद नाउन आ जाए तो प्रोनाउन। तो नाउन का तो कहानी हमने समझ ली। लेकिन सर वर्ब तो सर दो तरह की होती है। कौन कौन सी? सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल वर्ब होती है। तो सर हम कौन सी वर्ब यूज करें? तो फिर मैं आपको कहूंगा कॉन्सेप्ट याद करो। सम आता किसके लिए है? मैं आपको स्लाइड फिर से दिखा रहा हूं। सम प्लूरल के लिए भी आता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। तो यहां पर अगर सम का यूज हमने प्लूरल के लिए कर दिया तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। अगर सम का यूज अनकाउंटेबल के लिए कर दिया तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। अब यही गुत्थी सुलझानी है, यही गुत्थी आपको सुलझानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना कॉन्सेप्ट समझे इतना रट्टा मार के चले जाएंगे पेपर में, सब उल्टा पुल्टा करके आएंगे, बैठ के रोएंगे बाद में या पेपर खराब चला गया, ठीक है। तो पहले पढ़ तो लो, पेपर खराब नहीं जाएगा। समझो, मैं आपको एग्जांपल सब समझाता हूं। अब एग्जांपल देने का टाइम आ गया है। देखो जी I bought 60 chairs for my coaching center। ठीक है। मैं हमेशा क्या समझाता हूं आप लोगों को कि बच्चों आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, दिमाग लगाना, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने कितने चेयर खरीदी? 60 चेयर खरीदी। अब मुझे ये कहना है कि सम इज ऑब्लिक आर ब्रोकन। मुझे चेक करना है। तो देखो मैं उन बच्चों की पहले बात करूंगा जो आधी अधूरी पढ़ के चले जाते हैं।
बच्चे क्या याद करके जाएंगे, सर ने कहा कि सिंगुलर वर्ब भी आएगी प्लूरल वर्ब भी आएगी। अब ये कह रहे हैं दोनों में से कोई एक बताओ, तो या तो फंस गए, या तो फंस गए। सर ने कहा था कि दोनों आएगी, लेकिन कह रहे कि नहीं दो में से कौन सी आएगी ये समझो, ये बताओ। तो सिंपल सा एक काम करेंगे हम, कॉन्सेप्ट देखो, बहुत मजा आएगा। आप पहले सारे बच्चे लिख करके ये आंसर करो, अभी रुक जाओ, अभी कमेंट्स मत करो। सारे बच्चे पहले ये आंसर करेंगे टाइम लेकर के, जल्दीबाजी में नहीं, गलत नहीं, सही आंसर आना चाहिए। सम क्या है यहां पे, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? नहीं आएगा ज्योति, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब, पानी प्लूरल थोड़ी है ना? फिर वही बात है, गलत आ रहा है, क्या हो गया? पिंकी, पिंकी आपका आंसर। संजना क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, डर गए क्या आप लोग? ये एडजेक्टिव कैसे, नाउन है क्या कहीं पे? यहां है क्या नाउन? भाई ये एडजेक्टिव कब बनता है, जब आगे नाउन हो। यहां पर ये क्या है? वेरी सिंपल। कैसे गलत हो रहा है? संजना का गलत हो गया, पिंकी का गलत हो गया आंसर। आप लोग एडजेक्टिव लिख करके भेज रहे हो, मतलब ध्यान नहीं है आप लोग का। आप लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। यहां पर सम के बाद क्या है? वर्ब है। नाउन है कहां? आप ये देख रहे हो, ये तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। चलो हम देखेंगे, इज आएगा आर आएगा, मुझे तो नहीं मालूम, बताएंगे आप ही लोग। ठीक है, एक बात याद करो मेरी, प्रोनाउन का डेफिनेशन मैंने लिखाया था कि a pronoun is a word which is used in place of a noun। सिंपल लॉजिक है, हम अपने दिमाग का ही तो यूज कर रहे हैं, ठीक है? हम अपने दिमाग का ही तो यूज कर रहे हैं। चेयर का प्रोनाउन है, छोड़ दो, हम अपने दिमाग का क्या यूज करेंगे कि सर अगर सम प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमें ये कहता है कि किसी नाउन के बदले आएगा। समझ रहे हो? अगर घर में चाय पत्ती है, मतलब घर में कोई चाय जरूर पीता है, यही बात हो गई ना। अगर चाय पत्ती नहीं है तो कोई चाय नहीं पीता है। हम ये भी कह सकते हैं अगर चाय पत्ती है तो जरूर कोई चाय पीता है। अगर ये प्रोनाउन है, जरूर किसी नाउन के बदले आया होगा। मुझे वो नाउन ढूंढना है कि वो नाउन गया कहां पे। पढ़ के देखो कि मैंने 60 कुर्सियां खरीदी अपने कोचिंग सेंटर के लिए, कुछ टूटी हुई है। कुछ क्या टूटी हुई है? यहां पर सम किसके बदले आ रहा है, देखना। सम किसके बदले आ रहा है? 60 चेयर्स में से ही तो कुछ टूटी हुई है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं ये सेंटेंस हटा दूं, आपको वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको सिंपली ये सेंटेंस अगर मैंने दिया होता कि सम आर ब्रोकन, सम इज ब्रोकन, आपको सर समझ नहीं आया, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जब तक ये सेंटेंस ऊपर वाला ना रहे तब तक ये इनकम्प्लीट है। तो मैंने कहा कि मैंने 60 कुर्सियां खरीदी अपने कोचिंग सेंटर के लिए। हिंदी बोल के देखो, सेंस समझो, लैंग्वेज, कि मैंने 60 कुर्सियां खरीदी अपने कोचिंग सेंटर के लिए, कुछ टूटी हुई है। कुछ क्या टूटी हुई है? तो सम मतलब 60 चेयर्स। तो सम का यूज हमने किसके बदले किया बच्चों? दो ही चीज के लिए तो होता है, या तो प्लूरल या तो अनकाउंटेबल। आप सोचो सम का यूज किसके लिए किया हमने? 60 चेयर्स प्लूरल नाउन के जगह पे किया है, प्लूरल नाउन के बदले किया है। तो अगर सम प्लूरल के लिए आए तो प्लूरल वर्ब, अगर सम अनकाउंटेबल के लिए आए सिंगुलर वर्ब। ये देखो और सब एग्जांपल समझाता हूं। देयर इज a lot of water in this river। इस नदी में बहुत सारा पानी है, इस नदी में बहुत सारा पानी है। फिर मैंने आपको एक चॉइस दी कि some is oblique are polluted। अब आप फिर से सोचेंगे और देखेंगे, कहा जा रहा है ये कि नदी में बहुत सारा पानी है, कुछ प्रदूषित है, कुछ। पहला स्टेप हम पता करेंगे सम क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। सर सम के बाद क्या है? यहां पर वर्ब। सर ये प्रोनाउन है, सम प्रोनाउन है। तो जब सम प्रोनाउन है जरूर नाउन के बदले आया होगा। ढूंढो वो नाउन कहां चला गया। कह रहा है कि कुछ प्रदूषित है। क्या प्रदूषित है? पानी। सम का यूज वाटर के लिए। तो सम जिसके बदले आ रहा है वाटर, ये कैसा नेचर है इसका? अनकाउंटेबल। कैसा है? अनकाउंटेबल। और जब सम अनकाउंटेबल के बदले आ जाए तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। इट्स सिंगुलर। यही मैंने आपसे कहा कि सम के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ रही है। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सी भी वर्ब यूज कर देंगे।
हमें यहां पर सोचना होगा कि सम जब प्रोनाउन है तो अकेला तो आ ही नहीं सकता है, किसी नाउन के बदले आएगा। तो यहां पर कंक्लूजन ये है कि अगर सम का यूज आपने प्लूरल नाउन के बदले किया तो प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल के बदले कर दिया सिंगुलर वर्ब। इट्स वेरी सिंपल। समझ आ रहा है? बताएंगे आप एक बार, ऐसे शांति से छाई हुई है, बिल्कुल समझ आ रहा है? अरे यार अभिषेक छोड़ दो ना स्लाइड, मैं डिलीट कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूं, मैं डिलीट कर दूंगा स्लाइड के लिए अगर बोल दिया था आप लोगों ने, मैं डिलीट मार दूंगा स्लाइड के लिए, अब बोल दिया आप लोगों ने तो। चल स्लाइड दिखा दो, स्लाइड ही देखते रह जाओगे आप लोग, ठीक है? हाँ, और समझ कुछ नहीं आएगा। अभी तक अभिषेक आंसर तो नहीं किया ना आपने, एक्सेप्ट ये कि सर स्लाइड दिखा दो। इरिटेट कर देते हो, स्लाइड दिखा दो। सर सम के बाद ऑफ वो पार्ट पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। इससे रिलेटेड सर अगर 60 नहीं दिया होता, नहीं होता, जो भी है, इज यूज करते ना लास्ट। देखो अश्विनी, अगर नहीं होता तो अलग ही सेंटेंस होता, लेकिन अगर है कहीं भी, अगर सम के बाद वर्ब दिखे तो मुझे पहले सम को ढूंढना होगा कि वो नाउन गया कहां पे, कहां है वो नाउन, उस नाउन को पकड़ो और उसके हिसाब से वर्ब यूज करो। ऐसा इम्पॉसिबल है कि सम को आपने प्रोनाउन बनाया और कहीं नाउन ही नहीं है। आप खुद सोच करके देखो कि मैं ये वाला सेंटेंस हटा दूं, चाहे छोड़ दो, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, छोड़ो, यहां देखो एग्जांपल। और मैंने चॉइस दिया आपको, सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट। क्या आंसर होगा? हाँ, तो चारों अगर काउंटेबल है, प्लुरल है ना, तो इसलिए तो वो प्लुरल आ गए। सम का यूज प्लुरल के लिए हो गया। 60 कुर्सियां प्लुरल है, 60 कुर्सियों के बदले सम आया, तो सम का यूज ओवरऑल प्लुरल के बदले ही तो हुआ ना, प्लुरल की जगह पे हुआ, तो जिसकी जगह पे हो जाए वैसे वर्ब यूज कर लो। आप में से कौन आंसर करेगा इसका? इसमें से कौन आंसर करेगा? क्या आंसर है? सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट। आप कर ही नहीं पाओगे, पता है क्यों? पर देखो, अगर किसी ने किया भी तो गलत होगा। देखो रूपाली कोशिश कर रही है आंसर करने का। रूपाली गलत है आंसर, रूपाली आंसर गलत है। किसी ने भी अगर इसका आंसर किया इस या आर तो गलत है आंसर। अभी तो तब से यही समझा रहा हूं मैं, किसी ने भी अगर इसका आंसर कर दिया, चाहे इज किया चाहे आर किया, आंसर रॉन्ग है। पता है क्यों रॉन्ग है? आपको सर ये ना बात ना कंप्लीट सी नहीं लग रही है। मैंने कहा सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट, कुछ बहुत मीठा है। क्या मीठा है? क्या स्वीट है? मिठाइयां स्वीट है या लोग काफी स्वीट हैं? क्या स्वीट है हमें पता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम पता है क्यों हुई है? क्योंकि सम प्रोनाउन बन गया यहां पे। मैं यही तो मैंने डे वन से उठाया, डेफिनेशन से उठाया कि आप प्रोनाउन अगर कहीं यूज कर रहे हो, सिर्फ प्रोनाउन यूज कर रहे हो, मतलब समझो बात अधूरी हो रही है। और अगर आपने प्रोनाउन यूज किया तो कोई नाउन जरूर होगा वहां पे जिसके बदले आया होगा, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट बनाए हम। अब देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है? सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट। चलो एक एग्जांपल में बनाता हूं, कोशिश करता हूं ताकि आप आंसर करो। सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट। चलो इसका हम देयर आर, ये नहीं लिखो, दूसरे की एग्जांपल लिखते हैं। चलिए लिखते हो, देयर इज a lot of sweet in this shop। इस दुकान में बहुत सारी मिठाई है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट, बन गया प्रोनाउन। ढूंढू कहां गया इसके लिए नाउन। पहली बात हुई है कि इस दुकान में बहुत सारी मिठाई है, और फिर हमने कहा सम इज ऑब्लिकार वेरी स्वीट, कुछ बहुत मीठी है। क्या मीठी है? मिठाई। किसके लिए आया? स्वीट के लिए। स्वीट को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, मिठाई है। अनकाउंटेबल, वर्ब सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल, देयर आर सो मेनी, एक साथ लिख दिया, देयर आर सो मेनी पीपल, पीपल मत लिखो,
देयर आर सो मेनी mannered kids in this school. इस स्कूल में बहुत सारे मैनर्ड किड्स हैं, बच्चे हैं। फिर मैंने कहा सम इज ऑब्लिक वेरी स्वीट। अब सम फिर से प्रोनाउन बना, किसके लिए आया? किड्स के लिए। अब सम का यूज किसके? सोच के देखो कि इस स्कूल में बहुत सारे मैनर्ड किड्स हैं, कुछ बहुत स्वीट है, बच्चे भी तो स्वीट होते हैं, कुछ बहुत स्वीट है, तो कुछ कौन स्वीट है? किड्स। तो सम का यूज किसके बदले हो गया? किड्स के बदले। और किड्स कैसे है? प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी? आर, बोथ आर करेक्ट। तो ये तभी आपने इसमें इज या आर कॉन्फिडेंटली आंसर किया जब आपको पता चला कि नाउन कहां है। एक नाउन यहां पर स्वीट है, दूसरा नाउन क्या है? किड्स है। लेकिन अगर आपको नाउन ना दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, कैसे है। तो जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोग को हो रही थी कि सम का, क्या ये क्लियर हो गया? सम फाइंड आउट नहीं हो रहा है। अच्छा, आस्था को प्रॉब्लम है। समवन के चक्कर में मत पड़ो ज्योति, क्योंकि समवन अलग पार्ट है, ठीक है। समवन अगर हम देखेंगे तो वो कंपाउंड होता है सम का, ठीक है। बट आस्था, एक बार आप भी बताओ, जो प्रॉब्लम हो रही थी, क्या अब ये क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो मैं डेफिनेटली अलग एग्जांपल लूंगा और अलग तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्लियर हुआ? चलो, तो ये कहानी है अभिसम की। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, पहले आप लोगों को स्लाइड दिखा देता हूं, क्योंकि सांसें नहीं आ रही होंगी आपकी, है ना। दो चार सांसें कहीं कम ना हो जाए ऑक्सीजन। और कहो विकास सर ने स्लाइड नहीं दिखाई इसलिए सांसें कम आ रही है, तो वो ब्लेम नहीं लेना है मुझे। आप लोग देख लो यहाँ पर तरीके से, ठीक है। सांसें आए आप लोगों को, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, ठीक है आस्था, ठीक है, मैं गलत समझ लिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समझ आ गया। तो बैक वाले भी ठीक, हाँ रुक जाओ, है ना, देख लो, बिल्कुल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये तो मैंने तो दिखाई देती है स्लाइड। हाँ ठीक है अश्विनी, वो भी ठीक है। आपने नहीं बताया कि कितनी कुर्सियां खरीदी, आपने सिंपली कहा कि मैंने कुर्सियां खरीदी अपने कोचिंग सेंटर के लिए, बिल्कुल ठीक। वही बात है। एक बात बताओ, मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, अब बताना कि दोनों में से कोई गलत है। अश्विनी आंसर करना, बताना दोनों गलत है या कोई एक गलत है, बस इसका आंसर करना। मेरे पास पैसे हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अश्विनी, मेरे पास पैसे हैं, ठीक। दूसरा, दोनों सही है ना यार। तो मैं क्यों कहूं कि सर मैं ये बोलूं या वो बोलूं? मैंने कुर्सियां खरीदी, ठीक है, करेक्ट है। अब मैं कहूं मैंने 60 कुर्सियां खरीदी, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली कुर्सियां ही तो खरीदी, कुर्सियां खरीदी एक से ज्यादा, और 60 खरीदी वो भी एक से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली दोनों टाइम पे प्लूरल। लेकिन अगर मैं ये कहता मैंने एक कुर्सी खरीदी, तो वहां तो सम एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि सम सिंगुलर के लिए नहीं आता है। सो सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, अगली स्लाइड देख लो जी, अगली स्लाइड देख लो। इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये सम है बाबू, अभी सम खत्म नहीं हुआ, अभी सम शुरू हो रहा है। अभी इतने में तक गए, अभी सम स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग। पूरी फिल्म देखनी है अभी आप लोगों को। आज सम होपफुली कंप्लीट कर दूंगा मैं। हमें बहुत है अभी तो, सम इतना थोड़ी ना। ऐसे थोड़ी मैंने कहा था कि दिमाग की नसें हिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चले आगे, आधे घंटे का टाइम बचा है और सम कंप्लीट कराना है मुझे। चलते हैं आगे भाई, ठीक है। चलो जी आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो जी, आपकी मर्जी। चलो जी देखते हैं आगे सम में और क्या है। तो मैंने आपको बेसिक पहली बात बता दी आइडेंटिफाई करने की कि सम प्रोनाउन है, क्या है, कैसे है, कैसे है, ठीक है। तो सम की मैंने दो मीनिंग आपको बताई है कि संख्या में कुछ और मात्रा में कुछ। सम की एक मीनिंग और भी होती है,
जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं अभी रोहिणी में हूँ, रोहिणी सेक्टर 7 मेरे ख्याल से, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। हिंदी समझना, हिंदी बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई आपसे पूछता है, अब कहीं भी हो, अपने आसपास की लोकेलिटी कुछ भी ले लो, मेरी भावनाओं को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहां से अगर कहूं कि यहां से पीरागढ़ी कितनी दूर है, ठीक है, तो आप हिंदी के कैसे बोलते हो, आप प्रैक्टिकल होकर सोचना। या तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज है तो आप कहोगे सर यहां से पीरागढ़ी सर 7 किलोमीटर्स, या फिर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम कि सर यही कोई 6-7 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक, लैंग्वेज समझना। आपको एक बॉक्स दिया गया, आपसे उठ नहीं रहा, मैंने कहा क्यों नहीं उठ रहा, भारी है, तो बोला अरे सर बहुत भारी है। मैंने कितना होगा, सर यही कोई 50 केजी के आसपास। ठीक, आपको नहीं मालूम कितना। तो जब आप या तो दूरी या तो वजन में अप्रोक्सीमेट का सेंस देते हो, कुछ 4-5 किलोमीटर के आसपास, कुछ 50 केजी के आसपास, ये जो अप्रोक्सीमेट का सेंस दो जगह हम दे सकते हैं, देने के लिए बहुत सारी जगह है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि या तो वजन के लिए या तो दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो यहां पर फिर सम आपसे ये कहता है कि सम की एक तीसरी मीनिंग भी होती है, जिसकी हिंदी होती है यही कोई लगभग का सेंस देता है। आप चाहो तो इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेट का सेंस देता है। मैं आपसे पूछूं कि पीरागढ़ी कितनी दूर है, आपको पता है तो बोलो कि 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, या फिर आप ये भी कह सकते हो सम 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर आप कहते हो 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, 7 किलोमीटर एग्जैक्ट, लेकिन आपने कह दिया सम 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, मतलब कि यही कोई 7 किलोमीटर के आसपास, यही कोई लगभग। आप बॉक्स उठाते हो, नहीं उठ रहा है, कितना भारी है सर 50 केजी। मान लो आपको पता है एग्जैक्ट, आपने कहा 50 केजी, आपको नहीं मालूम, आपने कहा सर सम 50 केजीज अराउंड, आपने ऐसे कह दिया, यही कोई 50 किलो के आसपास। तो या तो ये दूरी के लिए यूज होता है या तो ये वजन के लिए यूज होता है। ठीक है, आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थर्ड मीनिंग मैं लिख दूं, एग्जांपल दे दूं, सम 5 किलोमीटर्स, यही कोई 5 किलोमीटर के आसपास, सम 60 केजीज, यही कोई 60 किलो के आसपास। ये वर्बल, बस नॉर्मल समझने के लिए, सेंस निकालने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आसान है। इसकी फोर्थ मीनिंग देखते हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल आपसे बात करूं, आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे बताना। शादी पार्टी में हम जाते हैं कई बार, चाहे कई बार मेला चले जाते हैं, मेला वगैरह घूमने बचपन में जाया करते थे, तो कोई लड़का दिख जाए चाहे कोई लड़की दिख जाए, वापस आते थे तो नींद नहीं आती थी, हम कहते यार थी एक लड़की पार्टी में, है ना, ऐसे। इसका क्या मतलब है, वो थी कोई लड़की, मतलब पता भी है नहीं भी पता है, थोड़ा जानता भी हूं थोड़ा नहीं भी जानता हूं, समझ रहे हो। अब जाते भैया हाँ यार था एक लड़का पार्टी में, नहीं पता। ठीक है, तो ये जो सेंस आप दोगे कैसे दोगे, यार था एक लड़का पार्टी में, मैं जानता था, बहुत गजब का डांस करता था, ठीक है, ऐसे करके। तो जो नोन बट नॉट क्लियरली नोन, अ लिटिल बिट नोन, यही कोई, मतलब हम कहते हैं कि हाँ यार था कुछ ऐसा करके, ये जो सेंस देते हो वो भी आप सम से दे सकते हो, संख्या में कोई एक। इस केस में ये सिंगुलर को सपोर्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। समवन नहीं, समवन के तो चक्कर में ही मत पड़ो आप लोग, मैं बता रहा हूं यहां पर कि संख्या में कोई एक बट अननोन। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल्स दूंगा जो आपको समझ आएगा। शादी में गए, कोई लड़की थी, नहीं मालूम, दिखी, आप आए, मुस्कुराए, रात को नींद नहीं आई, तो आपने दोस्तों से क्या कहा, देयर वॉज some girl in the party who was dancing very well, जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अब सोच के देखो कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है, there was some girl। अब यहां पर आप कहोगे सर सम के साथ आपने सिंगुलर नाउन यूज किया, आपने तो सिखाया प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा, लेकिन मीनिंग कैसे आएगी, संख्या में कुछ, मात्रा में कुछ। यहां पर क्या मीनिंग आ रही है, संख्या में थी कोई एक लड़की, बट अननोन, मैं नहीं जानता। अगर ये ना समझ आए, आपको बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं, बचपन की याद आ जाएगी।
आप घर पे जब मम्मी पापा मान लो कि अगर मान लो वॉशरूम में है, नहा रहे हैं चाहे खा रहे हैं और दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई, हम जाते हैं बोलते हैं कि कोई पूछता है कि बेटा पापा है, तो हमने कहा हाँ पापा है, तो जाके बोलना तो आप कौन, तो मैं मनोज, तो जाकर के बोलती है, चाहे आप बोलते हो कोई भी, याद करो कैसे क्या हिंदी बोलते थे कि उन्होंने सिर्फ नाम बताया, पापा कोई मनोज अंकल आए थे, आपको नहीं मालूम कौन मनोज अंकल, कोई मनोज अंकल आए थे, आप क्या बोलोगे? There was some Manoj uncle who was just looking for you. There was some Manoj uncle. यानी कि सम के बाद आप सिंगुलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंस क्या आएगा? संख्या में कोई एक, बट अननोन। हम कहते हैं यार कोई वर्मा जी आए थे, आपको ढूंढ रहे थे। अब मैं आपसे क्लास के बाद मान लो सर से मुझे बात करनी है, मैं अगर कहूं कि हाँ सर कोई एक पूजा नाम की कोई एक लड़की थी, मैं क्या बोलूंगा? अब मैं हिंदी बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा सर कोई एक पूजा नाम की लड़की थी, सर कोई हिरेश नाम का, सर कोई ज्योति, ऐसे ही बोलूंगा। लेकिन इंग्लिश बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? सर देयर वाज सम पूजा हु वाज इन द क्लासरूम हु वाज जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस। तो ये जो सेंस आपको देना है वो उस समय आप सम के बाद सिंगुलर का यूज कर सकते हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? अब आप कहोगे एग्जांपल दे दो, इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, क्लियर और नॉट? बिल्कुल योगेश, हाँ कोई चश्मे वाला आया था, पढ़ा के गया था, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। देयर वर सम चश्मिश हु वाज टीचिंग अस, ऐसे आप बोल सकते हो, नो इशू। और कम से कम आप लोगों से तो इतनी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि टीचर्स का नाम रखना, बचपन में बहुत नाम रखा होगा हमने, है ना। मैंने एक टीचर का नाम रख दिया था कुंभकर्ण, उसका वो क्लास में आकर सो जाता, ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते सो जाता था, हमने नाम ही रख दिया था कुंभकर्ण, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि इसके बाद मैं अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लो यार, फिर चिल्लाओगे आप लोग। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, चलो। अब एक बात हम फिर से करेंगे, नींद की गोली, चलो ये भी बढ़िया। एक बात मैं आपसे और भी कहता हूं, सोचना, यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक बार सम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे ना, अंदर से ना खुशी मिलेगी, अंदर से जब आपका मन मुस्कुराएगा ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वाओ आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सम, ठीक है। सुनो ध्यान से, कहानियां ही हैं सारी। दो लड़के रहते हैं, चाहे आप घर में जैसे भी हो, जहां भी हो, आपकी बात नहीं करूंगा, किसी और की बात कर रहा हूं। दो फैमिली है, चाहे दो लड़के हैं, बैचलर रह रहे हैं घर में, ठीक है। एक के पास बेचारे पास खाने पीने की भी आफत है, और एक बहुत वेल सेटल्ड है, वही वो क्या बनाता है, घोड़े बनाते हैं, अनुभव बस्सी वाला, है ना, वो लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, वो घोड़े बना रहे हैं अपने रूम में, ठीक है। दो तरह के लड़के हो गए। आपके घर उन दोनों के घर पे मेहमान आए, पहले वाले के घर पे मेहमान आए, ठीक है, जो बेचारा गरीब है, मुश्किल से वो चाय वगैरह पी रहा है, चाय की अरेंजमेंट कर रखी है उसने। तो आप इंग्लिश, वो लड़का इंग्लिश बोलता है, ठीक है, लेकिन सामने वाला जो गेस्ट है उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो उसने अपने गेस्ट से पूछा, क्या पूछा, ये ध्यान में रखते हुए कि उसके पास अरेंजमेंट किस चीज की है, सिर्फ चाय बनाने की। ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या कहानी बता रहा हूं। उसके पास अरेंजमेंट सिर्फ चाय बनाने की है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक बात सोच के देखो, वो क्या कहेगा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और वुड यू लाइक टू हैव एनी टी? कंफ्यूजन है, आंसर मत करना, रिप्लाई मत करना, करोगे तो मुझे पता है तुक्के ही मारोगे, मत करना। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और वुड यू लाइक टू हैव एनी टी? गेस्ट परेशान, उतनी अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसे बोला कि नहीं बेटा चाय तो छोड़ दिए, कॉफी ही पिला दो, ठीक। दूसरे गेस्ट के पास, दूसरे लड़के के पास गया वो, तो उसके पास चाय भी है, कॉफी भी है, वोदका भी है, रम भी है, वाइन भी है, सारी चीजें, विस्की भी है, हर तरीके की सारी चीजें। तो वो क्या ऑफर करेगा? अब उसे थोड़ी ना वेटर बनेगा कि हाँ जी अंकल क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे, वोदका लोगे, रम लोगे, विस्की लोगे, वाइन लोगे, ऐसे तो नहीं पूछेगा। वो एक कोई लेकर के ऑफर करेगा कि अंकल वुड यू लाइक टू हैव सम टी और एनी टी, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। क्या डिफरेंस समझना है कि जब मैं सम का यूज करूंगा,
या सम के किसी भी कंपाउंड का यूज करूं। अब सम के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जहां भी सम आ जाए, समवन, समथिंग, समबडी, समवेयर, समहाउ, समवट, सारे सम के कंपाउंड्स है। मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो, सारे क्या है, सम के कंपाउंड्स है। जहां भी मैं सम का यूज करूंगा, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, वो सेंटेंस का जो सेंस है ना, उसे लिमिट कर देगा, उसे बांध देगा, उसे नेगेटिव सेंस दे जाएगा। लिमिट करने का मतलब क्या है, सोचो जरा सा। अगर मैं आपसे कहूं आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, व्हाट डज इट मीन, क्या बहुत ज्यादा पैसे हैं? नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ बोलो, तो मैंने आपको आजाद नहीं किया आपकी कुछ भी बोलो, अपनी प्रेम कहानी सुनाओ, नहीं, मैंने कहा कुछ बोलो, तो समथिंग आया, तो उसने क्या किया, सेंस को लिमिट कर दिया। अगर मैंने ये कहा आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि आपको मेरी ये बात समझ आ रही है कि यस सर, कि अगर सम या सम का कंपाउंड अगर मैं यूज करता हूं तो सेंटेंस का जो सेंस होता है वो काफी नेगेटिव होता है, मतलब उसे क्या करता है, नैरो कर देता है। अगर मैं किसी से कहूं प्लीज से समथिंग, प्लीज स्पीक समथिंग, मतलब मैंने उसे ज्यादा बोलने के लिए अलाउ नहीं किया, थोड़ा सा बोलो, बात समझ आई। अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट समथिंग, मैं कुछ चाहता हूं, आई वॉन्ट समथिंग, बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूं, कुछ चाहता हूं, तो सम या सम का कंपाउंड कभी भी अगर सेंटेंस में बच्चों आ जाए तो उसके सेंटेंस को हमेशा नेगेटिव बनाता है। नेगेटिव मतलब उस तरह से नेगेटिव नहीं, सेंस को लिमिट करने का मतलब क्या होता है कि मैंने बांध रखा है, ज्यादा नहीं थोड़ा कम, ठीक है। अब मैं आपको सम का कुछ कंपाउंड दिखाता हूं। यहां पे एक कंपाउंड होता है समथिंग, एक होता है, इसी में अगर आप यूज करते हो एल्स, तो एल्स का मतलब होता है अन्य, एल्स का मतलब होता है अन्य, समथिंग का मतलब हो गया कुछ, और समथिंग एल्स का मतलब कुछ अन्य। सिमिलरली अगर ये कहा जाए somebody मतलब कोई, और अगर मैं कहूं somebody else मतलब कोई अन्य, ठीक है। सिमिलरली अगर ये कहा जाए कि somewhere मतलब कहीं, किसी जगह, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि somewhere else, somewhere else का मतलब क्या हो गया, किसी अन्य जगह। अगर मैं आपसे कहूं कि someone मतलब कोई एक, या फिर अगर मैं दोबारा कहूं आपसे कि someone else मतलब कोई अन्य एक। अगर ये कहा जाए कि somewhat, somewhat का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, जितना भी, जो कुछ भी या जितना भी। हम कहते हैं कि यार जितना भी पैसा दे सकते हो, somewhat you can just give me, you can just please give, ऐसे करके हम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है somehow, somehow का मतलब क्या होता है, कैसे भी। somehow का मतलब होता है कि कैसे भी या जैसे तैसे, कैसे भी या जैसे तैसे, ठीक है। somehow I escaped from there, जैसे तैसे मैं वहां से भाग के निकल गया। तो ये जितने सारे कंपाउंड्स आप देख रहे हो, मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर दूं कि सम एंड इट्स कंपाउंड्स limit the sense of a sentence. कंसेंट्रेट करना, ठीक है, कंसेंट्रेट करने वाली चीज है कि सम या सम का कंपाउंड कभी भी सेंटेंस में आएगा तो उसको लिमिट कर देंगे, यानी उसका नैरो बना देंगे, उसको नेगेटिव टाइप का सेंस दे देंगे। जैसे आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, इसका मतलब पता है क्या है, मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, यानी कि ये क्या कर दिया, इसे लिमिट कर दिया। लिमिट मतलब ज्यादा पैसे नहीं है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो अगला एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के आंसर करना कि राइट है या रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखो, आई डोंट हैव सम मनी। सोचो क्या मीनिंग आ रही है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ी मैच्योरिटी लगाना, लैंग्वेज समझ करके देखो, हिंदी मीनिंग बोल करके देखो क्या मीनिंग आ रही है। आई डोंट हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, व्हाट डज इट मीन। अगर मैं कहता हूं सम की मीनिंग क्या होती है, कुछ, ये तो ऑलरेडी ये लिमिट कर रखा है, हमने नॉट लगा करके कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया। आई डोंट हैव सम मनी, बात समझ आ रही है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो कितने हैं। अगर मैं कहूं किसी से प्लीज डोंट से समथिंग, क्या मीनिंग है इसकी, देखना ऑलरेडी समथिंग नेगेटिव सेंस दे रहा था, हमने नॉट लगा दिया, कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया। कृपया
थोड़ा सा मत बोलो, व्हाट डज इट मीन? पूरी तरह से गलत होगी। लॉजिक समझ आ रहा है? एक बार आंसर करेंगे सारे बच्चे कि लॉजिक समझ आ रहा है कि क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कि ऑलरेडी सम या सम का कंपाउंड नहीं, क्या आएगा, दैट्स डिफरेंट मैटर। ऑलरेडी सम या सम का कंपाउंड तो नेगेटिव सेंस दे रहा था, कुछ दोस्त होना, कुछ पैसे होना, कुछ बोलना, और मैंने नॉट लगा के उसे और कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों यहां से? ये कंक्लूजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मैं यहां नोट लिख देता हूं ठीक है। कंक्लूजन देखो क्या है कि सम एंड इट्स कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। और क्यों नहीं होता है, इसका रीजन आपको समझ आ गया कि सम या सम का कंपाउंड नेगेटिव में नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि सम ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा था, डोंट लगाया, नॉट लगाया, गलत हो गया। क्लियर है? यस और नो? फाइनल क्वेश्चन, यस और नो? इससे रिगार्डिंग मेरा फाइनल क्वेश्चन है, आपसे रिप्लाई चाहिए यस और नो। मुझे पता है थक गए हो सम पढ़ पढ़ के, ठीक है, बस थोड़ी देर की बात है, खत्म कर दूंगा मैं। सारे बच्चे एक बार मुझे बता दें, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। देखो अब मैं जो अगला सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट आपके सामने है और अगला कॉन्सेप्ट भी देने जा रहा हूं। सोच समझ करके आंसर देना, सारा कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है, सब कुछ। मैंने यहां पर यह समझाया कि सम की कंपाउंड या सम अपने आप में नेगेटिव सेंस को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएंगे। अगर मैंने आपसे कहा आई हैव सम मनी, लिमिट कर दिया, नेगेटिव सेंस, ठीक है, कि मेरे पास कुछ पैसे होने का मतलब क्या, नेगेटिव ही तो सेंस है ना कि ज्यादा पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई डोंट हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं है, मतलब क्या, बहुत ज्यादा, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी सम नेगेटिव कर रहा था, नेगेटिव, हमने नॉट लगा करके उसे कॉन्ट्राडिक्ट करवा दिया। यहां कह रहा है प्लीज डोंट से समथिंग, ऑलरेडी समथिंग नेगेटिव सेंस दे रहा है कि कृपया थोड़ा सा बोलो, नॉट लगा दिया तो क्या मीनिंग आ गई, कृपया थोड़ा सा मत बोलो। ये तो इलॉजिकल बात है, ऐसी लैंग्वेज हम यूज नहीं करते हैं, अगर आप में से कोई करता भी होगा तो खराब लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहीं पर मैंने कंक्लूड क्या किया कि सम या सम का कंपाउंड कभी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता, ये मैंने कंक्लूड किया। क्या करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट, छोड़ दो, गोली मारो उसको, पहले इस पर ध्यान दो कि हमने यहां पर कर दिया नेगेटिव में नहीं आएगा। अगला सेंटेंस ध्यान से देखो और मुझे बस ये बता देना कि सर सही है या गलत है। यहां लिख रहा हूं एग्जांपल, अगर आप मेरे साथ हो तो आपका आंसर राइट आएगा, आप मेरे साथ नहीं हो तो सबका आंसर रॉन्ग आएगा। मैं इस बात को भी क्लैरिफाई करूंगा। सम स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, simply say right or wrong. Some students have not come today, right or wrong? कुसुम, ठीक है, और बच्चे आंसर करेंगे टाइम कम है, रॉन्ग। साक्षी, खुशबू आप मेरे साथ नहीं हो, पूजा मेरे साथ हो, ठीक है। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ सर के साथ कैसे होंगे जब आंसर रॉन्ग हम लिख करके भेजेंगे। गुड गुड गुड। हर्षा आप भी मेरे साथ नहीं हो, वैष्णवी आप भी मेरे साथ नहीं हो, अश्विनी आप भी मेरे साथ नहीं हो, क्यों लगाया दिमाग? कुणाल आप भी मेरे साथ नहीं हो, क्यों लगाया दिमाग? मैंने क्या लिखा है, सामने लिखा है कि सम एंड इट्स कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। तब तो मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ हो। सम आया, नेगेटिव आया, आप क्या लिख करके आंसर भेजते कि सर सेंटेंस रॉन्ग है, तो मैं खुश हो जाता कि यस मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लगा लिया दिमाग? नहीं, आंसर मत करो कुसुम कि क्या इसको करेक्शन करेंगे। बात समझ आई? सिंपल लॉजिक है, नेगेटिव सेंटेंस रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन एक बात सोच के देखो कि कुछ बच्चे आज नहीं आए हैं, दिल पे हाथ रखो, कहो कि सर हाँ विकास सर साथ तो है, लेकिन दिल मान नहीं रहा है, ये कह रहा है कि सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सर ठीक है आपकी बात मान करके हम आपके साथ तो हैं, लिख करके भेज दिया रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि यार राइट है ये, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे। ऐसी बात है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा होगा कुछ बच्चों को,
कुछ बच्चों का मेरे क्या ख्याल से सबको सही लग रहा होगा, सबको सही लग रहा होगा और मैं कहूंगा यस दिस इज अ राइट सेंटेंस। लेकिन आपने जो लिख करके भेजा ना राइट, ये राइट लिख करके भेजा, मैं उससे खुश नहीं हूं। जिसने कहा कि रॉन्ग है मैं उससे ज्यादा खुश हूं। रीजन देखो क्या है, आप समझो। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रीवियस टॉपिक जो भी पढ़ाया है रिवाइज करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। सेंटेंस का ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है? आई डोंट हैव सम मनी। सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा था फर्स्ट वर्ब से पहले आने वाला पार्ट सब्जेक्ट, और बाकी का जो भी बच गया ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे प्लीज नहीं, कहते ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट है। इसका सब्जेक्ट यहां पर यू है जो छुपा हुआ है, ठीक है। ये क्या बन गया? प्रेडिकेट। भाई ये समझने में ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा समझाने में, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। अब जाकर के देख लेना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, बाकी का सब प्रेडिकेट। कहता है कि सम और सम का कंपाउंड नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। कब? जब सम प्रेडिकेट का पार्ट हो। अगर सम सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट बन गया तब ये नेगेटिव को सपोर्ट कर लेता है। अब देखना इस सेंटेंस में सम किसका पार्ट है? सेंटेंस में जो सम है ये पहली बार वर्ब सब्जेक्ट बन गया, ये बन गया प्रेडिकेट। तो कंक्लूजन अब यहां पर ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली चलेंगे कि सम कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। कहता है नहीं, सम अगर आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट में रख दिया तब सम नेगेटिव को सपोर्ट करता है, लेकिन सम को अगर आपने प्रेडिकेट में रख दिया, देखना ये प्रेडिकेट में सम आ गया, तब ये सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज द कंक्लूजन। If sum is the part of subject, it can be used in a negative sentence, but when it is the part of a predicate, it can never be used with a negative sentence. अब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, कहां गया? अब मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं कि sum and its compounds are not used in a negative sentence when they are the parts of a predicate। जब ये प्रेडिकेट का पार्ट हो तो नहीं हो सकता है, बट कैन बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस इफ दे आर द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का पार्ट है, अगर सब्जेक्ट का पार्ट है तब वो सेंटेंस में नेगेटिव हो सकता है, और अगर वो प्रेडिकेट का पार्ट है तो नहीं होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। तो फिर इसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब मैं लास्ट आपको ये बात बता रहा हूं। मैंने दो एग्जांपल जो दिया था कि हाँ मान लो एक गरीब है और एक के पास बहुत पैसे हैं। अगर आपके पास सिर्फ चाय की अरेंजमेंट है तो आप सामने वाले को बांधना चाहोगे ना, नैरो करना चाहोगे ताकि सामने वाला समझ जाए। तो आप क्या कहोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? मतलब सामने वाले की इंग्लिश अगर अच्छी है तो उसको समझना चाहिए कि इसने सम का यूज किया, मतलब इसके पास सिर्फ चाय की अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा बच्चा जिसके पास सारी चीजों की अरेंजमेंट है, वो वहां पर क्या यूज करेगा? वुड यू लाइक टू हैव एनी टी? क्योंकि उसने एनी का यूज किया है। रीजन ये, क्योंकि एनी और सम में डिफरेंस ये आता है कि सम लिमिट करता है और एनी उसे लिबरेट कर देता है, आजाद कर देता है। अगर मैं किसी से कहूं प्लीज से समथिंग तो कुछ बोलेगा, लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि प्लीज से एनीथिंग, कुछ भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए सम का यूज नेगेटिव में नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव को कौन सपोर्ट कर लेगा? एनी का कंपाउंड। तो यानी कि आई डोंट हैव सम मनी में अगर मुझे इसे करेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? सम को हटा करके अगर मैं यहां पर एनी करता हूं तो इसको इसने सपोर्ट कर लिया। आई डोंट हैव एनी मनी। अगर मैं कहता हूं कि प्लीज डोंट से समथिंग, गलत हो गया, प्लीज डोंट से एनीथिंग। बात समझ आई? तो अगर आप किसी को लिमिट करना चाहते हो, सम या सम का कंपाउंड यूज करो। अगर आप किसी को लिबरेट करना चाहते हो, आप एनी या एनी के कंपाउंड का यूज करो। बात समझ आई? हाँ बिल्कुल, पूजा ने आपने आंसर किया था, बहुत अच्छे से आंसर किया था। मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, यहीं से स्लाइड थी। एक बार स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे ये बताएंगे जाते जाते, अब तो खैर क्लास में ओवर कर रहा हूं, जाते जाते ये बताएंगे, इज दैट रियली टफ? क्या वाकई में उतना टफ था जितना आपने सोचा था, या
मेरे ख्याल से अगर समझ आया होगा तो इट वॉज नॉट दैट टफ। हाँ, चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चीजें तो याद रखेंगी। टफ नहीं बोल सकते, लॉजिकल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके ओके प्रेरणा, नाइस। मैंने क्या कहा, अगर आप मेरे साथ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में पढ़ोगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन अगर खत्म हुआ तो डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किल हो जाता है ये। अभी मैंने 2-3 पॉइंट्स इसके छोड़ दिए हैं। किसी ने लिखा था इट्स टफ सर, डोमिनोज ऑर्डर करते टाइम बहुत हेजिटेशन होती थी पहले, अब थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत अच्छी बात है पूजा, यूज किया करो, इतना टफ नहीं था, बस थोड़ा लॉजिक मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा था कि इंग्लिश में लॉजिक और रीजंस और कॉन्सेप्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन से ही स्टार्ट होते हैं। इसके पहले तो नाउन में आपको सिंगुलर प्लूरल रट्टा मारना था, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, खत्म कहानी, इतना ही करना था, उससे ज्यादा नहीं करना था, ठीक है। बट जितना मैंने आपको सम पढ़ा दिया बच्चों, इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अभी सम, यकीन मानो आप इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, अगर किसी को कॉन्सेप्ट से क्लियर है तो सम का अगर 1 लाख भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे छूटेगा नहीं। रट्टा मारोगे तो एक भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है, मैंने जो जो छोटी छोटी बातें बताई है, जो जो लॉजिक बताया, अगर वो आपसे कहीं से क्वेश्चन दे दिया जाए आप सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और सब क्या है, बेस है, सब कॉन्सेप्ट्स है, कुछ है ही नहीं, रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, यस सर, रिवाइज करना है, बिल्कुल अच्छी बात है, इतना टफ नहीं था, बिल्कुल ठीक है सर। 1-2 चीज पूछनी है, फटाफट पूछो अश्विनी। कॉन्सेप्ट के साथ भी समझ आया, बहुत अच्छी बात है सपना, राम राम सर जी, टेक केयर, थैंक यू पूजा, थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो रिवीजन इंपॉर्टेंट है बस, वेरी गुड, बिल्कुल रिवीजन इंपॉर्टेंट है, करना है। प्रियंका मोस्ट वेलकम, प्रियंका, ठीक है। अश्विनी फटाफट पूछो क्या पूछना है, सबको मोस्ट वेलकम है, रिवीजन करते रहना। और मैंने कहा भी था सेंटेंस नाउन ये भी रिवाइज करना है, देख रहे हो बार बार आगे आ रहा है ना, बार बार आगे आ रहा है। सर वॉज के साथ टीचिंग बताया था, सर वॉज के साथ टीचिंग, हाँ बताया था, टॉट नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं कहा था, अब समझो। राजू एक लड़के का नाम है, राजू गरीब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो धनी है, समझ रहे हो लॉजिक। मैं कहूं कि राजू गरीब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो धनी है, रीजनिंग है। मैंने आपसे ये कहा था कि वॉज के साथ आईएनजी टीचिंग हम यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं कहा कि टॉट नहीं आएगा, आएगा 100%, तभी तो वो पैसे वॉइस बनेगा अश्विनी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे नाउन का दिया था वैसे प्रोनाउन का दूंगा, 3-4 टॉपिक होने दो, फिर उसके बाद से बुक बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अभी मत लो ज्योति, अभी लोगे ना आप लोग खुद प्रॉब्लम में आ जाओगे, मैं इसलिए मना कर रहा हूं, अभी बुक लोगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। अभी आपकी ड्यूटी है ये रिवाइज करना है, वोकैब्स याद करने हैं, नाउन का असाइनमेंट करना है। और अगली क्लास में, अच्छा हाँ जाते जाते, अब तो बहुत सारे बच्चे चले गए, जाते जाते मैं बता दूं, अगली क्लास में प्रिंट आउट के साथ आप क्लास में बैठेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर प्रिंट आउट लेके आऊंगा, यहाँ पर सारी चीजें समझाऊंगा। अगर प्रिंट आउट नहीं रहा आपके पास तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। चलो सर वर्ब की डेफिनेशन बता दो एक बार। वर्ब की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वर्ब बहुत कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बस मतलब समझा दो वर्ब का। वर्ब का मतलब वर्ब कैसे बताऊं, वर्ब एक होता है कि एक ब्रिज होता है, ठीक है। वर्ब के बिना, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फ्रेम एनी सेंटेंस, इट इज अ वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सिंपली वी कैन से, ठीक है। चलो मिलते हैं, सभी में वर्ब आती है 100%, बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। चलो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।